शिन एक बेहद कमजोर ऑलमोस्ट पैथेटिक सा लड़का था। ना कोई ताकत, ना कोई ऑरा, और ऑनेस्टली बोले तो कॉन्फिडेंस भी जीरो के आसपास। लेकिन ये सब तब तक था जब तक एक पैरासिटिक क्रीचर ने उस पर हमला करके उसका हाथ ही टेक ओवर नहीं कर लिया। शुरुआत में शिन पूरी तरह पैनिक में था और उस पैरासाइट से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन धीरे धीरे हालात ऐसे बदले कि वही पैरासाइट उसका पार्टनर बन गया। फिर शिन ने बाकी इंसान खाने वाले पैरासाइट से लड़ने का फैसला किया, और मजे की बात ये कि इसी प्रोसेस में वो लड़कियों के बीच सरप्राइजिंगली पॉपुलर भी हो गया। कहानी की शुरुआत होती है जब शिन नींद से झटके में उठता है और उसे एक धीमी क्रीपी सी आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि उसका फेल होना वाकई अनफॉर्चुनेट था। ये सुनते ही शिन घबरा जाता है, लेकिन अगले ही पल खुद को समझा लेता है कि शायद ये कल रात का कोई बैड ड्रीम रहा होगा। वो अपने दिमाग को शेक ऑफ करता है और नाश्ता करने नीचे चला जाता है, जहां उसके पेरेंट्स उससे पूछते हैं कि वो ठीक तो है ना, क्योंकि कल रात उसका बिहेवियर थोड़ा वियर्ड लग रहा था। बेचारा शिन पिछली रात की बातें ठीक से रिकॉल भी नहीं कर पाता और बिना नाश्ता किए सीधे स्कूल निकलने का फैसला कर लेता है। रास्ते में उसकी गर्लफ्रेंड मुरानू अचानक पीछे से उस पर हमला कर देती है, लेकिन उसका राइट हैंड अपने आप रिएक्ट करता है और हमला ब्लॉक कर देता है। मुरानू शॉक में आ जाती है कि शिन का हाथ इतना फास्ट कैसे हो गया, और शिन खुद भी कंफ्यूज होकर कह देता है कि उसका हाथ तो अपने आप मूव कर गया। अगले ही पल शिन कुछ ऑकवर्ड हरकतें करने लगता है, जिससे मुरानू पूरी तरह पैनिक होकर उसे थप्पड़ मारती है और भाग जाती है। उनका दोस्त ताकि तुरंत शिन को लेक्चर देता है कि यही होता है जब कोई आदमी बदतमीजी करता है। खैर, स्कूल पहुंचते ही शिन क्लास में झपकी लेने लगता है, क्योंकि पिछली रात उसे ठीक से नींद नहीं मिली थी। दरअसल उसी रात एक पैरासाइट ने उस पर हमला किया था, जो उसके कान के रास्ते दिमाग में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके ईयरफोन्स रास्ते में आ गए। फिर पैरासाइट ने नाक के रास्ते एंट्री लेने की कोशिश की और तभी शिन को जोरदार छींक आई और उसकी नींद खुल गई। उसी पल उसने उस अजीब चीज की झलक देखी और सोचा कि शायद कोई सांप है, लेकिन अगले ही सेकंड वो क्रीचर उस पर झपट पड़ा और उसके राइट हैंड में घुसने लगा। लकी फॉर हिम, शिन ने अपने ईयरफोन के तार से अपने बांह कसकर बांध रखी थी, जिससे पैरासाइट आगे नहीं बढ़ पाया। और यही साबित होता है कि वायर्ड ईयरफोन्स आज भी यूजफुल हैं। उसके पेरेंट्स दौड़ते हुए आए और उसके फादर ने तुरंत उसे डीलर बदलने की सलाह दे डाली, क्योंकि उन्हें लगा कि शिन किसी अजीब नशे में सांपों के हैलुसिनेशंस देख रहा है। अचानक शिन उस नाइटमेयर से जाग जाता है और खुद को क्लास में पाता है, जहां एक टीचर उस पर स्मार्टफोन यूज करने का आरोप लगाकर गुस्सा कर रहा होता है। शिन सफाई देने की कोशिश करता है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन एविडेंस पूरी तरह उसके खिलाफ होता है। मुरानो अब भी उससे नाराज रहती है और ताकि उसकी मेंटल हेल्थ को लेकर जेन्युइनली कंसर्न हो जाती है, इसलिए वो बीच बचाव करने का फैसला करती है। शिन जल्दी घर लौटने का सोचता है, ये जानने के लिए कि कहीं उसके राइट हैंड में सच में कुछ गड़बड़ तो नहीं, या फिर सब इमेजिनेशन है। रास्ते में वो देखता है कि एक लड़की लापरवाही से सड़क क्रॉस कर रही है और एक कार सीधा उसकी तरफ आ रही है। बिना सोचे समझे शिन दौड़ता है, लड़की को बचाता है और अपने राइट हैंड से कार को लिटरली रोक देता है। उसे खुद यकीन नहीं होता कि उसने अभी क्या कर दिया। जब वो अपने हाथ को देखता है तो उसका शेप बदल चुका होता है और बीच में एक आंख खुली होती है। कुछ ही सेकंड में हाथ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन इतना देखने के बाद शिन पूरी तरह पैनिक मोड में आ जाता है और घर भागता है। अपने कमरे में उसे एंजाइटी अटैक आता है और वो अपने राइट हैंड में चाकू मारने की कोशिश करता है, लेकिन हाथ अचानक एक स्ट्रेंज क्रीचर में बदल जाता है जो टूटी फूटी भाषा में बोल सकता है, और ऑनेस्टली उसकी इंग्लिश उन गिफ्ट कार्ड स्कैमर से कहीं बेहतर होती है। वो क्रीचर बताता है कि वो शरीर पर कब्जा करने में फेल हो गया और शिन को खाने के बाद सिर्फ राइट हैंड बनकर रह गया। इस पॉइंट पर शिन को लगने लगता है कि वो स्किज़ोफ्रेनिक हो गया है। वो उस एलियन हैंड पर अटैक करता है, लेकिन वो आसानी से चाकू तोड़कर उसे दूर फेंक देता है। फिर वो क्रीचर शिन से कहता है कि उसे बोलना सिखाया जाए, क्योंकि वो अभी परफेक्ट नहीं है, और इतना कहकर वो अचानक सो जाता है, जिससे हाथ फिर नॉर्मल हो जाता है। शिन पूरी तरह कंफ्यूज होकर क्लूज ढूंढने के लिए इंटरनेट खंगालता है, लेकिन उसे कुछ भी कॉन्क्रीट नहीं मिलता। आखिर में वो डिसाइड करता है कि सब नॉर्मल होने का एक्ट करेगा, लेकिन उसे जरा भी आइडिया नहीं होता कि एलियंस पूरी दुनिया में फैल चुके हैं, इंसानों की जगह ले चुके हैं और उन्हें खा रहे हैं। अगली सुबह शिन उठता है और देखता है कि वही एलियन शांति से किताबें पढ़कर दुनिया के बारे में नॉलेज इकट्ठा कर रहा है। अब वो क्लियरली बोल सकता है, जो उसकी इनसेन इंटेलिजेंस दिखाता है, और साथ ही वो अलग अलग जीवों में ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है। शिन धीरे धीरे उसके लिए सिंपैथी महसूस करता है और पूछता है कि क्या वो कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है, लेकिन वो क्रीचर कहता है कि उसे खुद नहीं पता कि वो कहाँ से आया है। उसे बस वही याद है जो उसके बाह के अंदर जागने के बाद हुआ, और उसकी पहली फ्रस्ट्रेशन यही थी कि वो शिन के दिमाग पर कब्जा नहीं कर पाया। ये सुनकर शिन घबरा जाता है, लेकिन एलियन कामली समझाता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसने उसका हाथ खा लिया है। अगर उसने दिमाग पर कब्जा किया होता तब कहानी अलग होती। शिन बोलता है कि वो तुरंत हॉस्पिटल जाकर अपना ये वियर्ड हैंड कटवा देगा, लेकिन एलियन साफ कह देता है कि ये वर्स्ट आइडिया होगा, क्योंकि वो शिन के न्यूट्रिएंट्स पर डिपेंड करता है। हाथ कटते ही वो मर जाएगा, और साथ ही शिन अपना वो राइट हैंड भी खो देगा, जिसमें मुंह है और जो शेप शिफ्ट कर सकता है, जो किसी भी वॉनाबी टफ गाय के लिए अल्टीमेट पावर है।
शिन उसे पैरासाइट कहता है, लेकिन वो क्रीचर बोलता है कि उन्हें कोऑपरेट करना होगा। ये कहते ही पैरासाइट थक जाता है और शिन का हाथ फिर नॉर्मल हो जाता है। बाद में शिन नाश्ता करने जाता है और अपने फादर को अखबार पढ़ते हुए सुनता है, जिसमें हाल की ब्रूटल और वायलेंट मर्डर्स का जिक्र होता है, जिन्हें लोग अब मिंस्ड मीट मर्डर्स कहने लगे हैं। इसके बाद शिन स्कूल की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसके दिमाग में एक अजीब सा विचार घूम रहा होता है कि शायद उसे पुलिस के सामने जाकर खुद को सरेंडर कर देना चाहिए और अपने इस पैरासाइट हाथ के बारे में सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। तभी मिगी उसे साफ शब्दों में समझाता है कि ये सबसे खराब आइडिया होगा, क्योंकि ऐसा करने पर वे कुछ पागल साइंटिस्ट के लिए लेबोरेटरी रैट्स बन जाएंगे। अचानक मिगी उसे अलर्ट करता है कि पास ही एक और पैरासाइट मौजूद है और बताता है कि परजीवी एक दूसरे की ब्रेन वेव्स महसूस कर सकते हैं। शिन उस नए पैरासाइट की दिशा में जाने का फैसला करता है, लेकिन हर कदम के साथ उसका डर बढ़ता जाता है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि शायद इस परजीवी ने किसी इंसान को पूरी तरह कब्जे में ले लिया है और आगे क्या होगा इसका कोई अंदाजा नहीं। फिर भी मिगी उसे लगातार आगे खींचता रहता है और आखिरकार वे देखते हैं कि ये कुत्ता दूसरे कुत्ते की लाश को खा रहा है। शिन पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही उसे एहसास होता है कि उस कुत्ते पर भी पैरासाइट का कंट्रोल है, उसकी हालत सच में खराब हो जाती है। कुत्ते का पैरासाइट शिन के दाहिने हाथ को देखकर बुदबुदाता है कि ये भी फेल्ड केस है और उसी पल मिगी उसकी जानलेवा इंटेंशन को सेंस कर लेता है। वो शिन को घसीटकर एक सेफ जगह ले जाता है, ये कहते हुए कि फाइट से पहले काम रहना जरूरी है। इसी दौरान वो पैरासाइट कुत्ता अपना शेप बदल लेता है, उसके पंख निकल आते हैं और वो आसमान में उड़ान भर लेता है। कुछ ही देर में वो उन्हें एक पार्क में छिपा हुआ ढूंढ लेता है, लेकिन मिगी बिना हिचक कहता है कि यहीं बैटल होगी। अचानक वो स्टील शार्प टेंटिकल्स निकालकर उड़ते हुए कुत्ते पर हमला करता है और एक ही प्रिसाइज स्ट्राइक में उसका दिल चीर देता है, जिससे उसकी वहीं इंस्टेंट मौत हो जाती है। शिन को यकीन ही नहीं होता कि सब कुछ इतनी फास्ट पेस में खत्म हो गया, जबकि मिगी शांत होकर देखता रहता है कि मरा हुआ कुत्ता पैरासाइट सिकुड़कर दम तोड़ देता है। वो कोल्ड टोन में कहता है कि ये इसलिए हारा क्योंकि इसने पर्याप्त स्टडी नहीं की थी, और यहीं शिन को एहसास होता है कि जिस क्रीचर के साथ उसने अलायंस बनाई है उसमें जरा भी एम्पैथी नहीं है, वो बिल्कुल इमोशनलेस इंसेक्ट जैसा है। वहीं शहर के दूसरे हिस्से में कुछ गुंडे एक महिला को परेशान कर रहे होते हैं। तभी एक आदमी आता है और बिना ज्यादा एफर्ट के उन सबको ढेर कर देता है। फिर वो उस महिला को घर तक छोड़ता है एक फियरलेस प्रोटेक्टर की तरह, लेकिन गुंडे अचानक लौट आते हैं और उस पर दोबारा हमला कर देते हैं। वे उसके सिर पर बैट से वार करते हैं, लेकिन वो आदमी जरा भी नहीं हिलता। उल्टा वो कैजुअली कहता है कि उसका पेट एक साथ 4 लोगों को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। कोई उसकी बात समझ ही नहीं पाता। तभी बिना किसी वार्निंग के उसके चेहरे की स्किन संतरे के छिलके की तरह उतरने लगती है, बिल्कुल किसी वियर्ड फेस वॉश एड की तरह, और वो अपने रेजर शार्प टेंटिकल से सबको काट डालता है। इसके बाद पैरासाइट अपना रूप बदल लेता है ताकि कोई शक न करे और चुपचाप वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ शिन पे करता है कि वो मिगी को अपने साथ ही रखेगा और अथॉरिटीज को कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि आज कुत्ते वाली घटना के बाद उसे साफ समझ आ चुका है कि मिगी के बिना वो खुद अनसेफ रहेगा। उसे हर बार उसे पैरासाइट कहना अजीब लगता है, इसलिए वो उसे कोई नाम देने के बारे में सोचता है। वो क्रीचर कहता है कि उसे मिगी कहकर बुलाया जाए, क्योंकि जापानीज में मिगी का मतलब राइट होता है। हालांकि वो ये भी कहता है कि नामों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ना तो वो इंसान है और न ही कोई पेट। बाद में मिगी की मदद से शिन स्पोर्ट्स में अनएक्सपेक्टेडली अच्छा परफॉर्म करने लगता है, और यही चीज़ मुरानो को उसकी तरफ अट्रैक्ट करने लगती है। इससे क्लास का बुली जलने लगता है, क्योंकि उसे भी मुरानो पसंद होती है। खेल खत्म होने के बाद तकई मुरानो को शिन से बात करने के लिए ले आती है, ताकि पिछली ऑकवर्ड घटना को भूलकर आगे बढ़ा जा सके। शिन को फाइनली माफी मांगने का मौका मिलता है और मुरानो उसे माफ कर देती है, लेकिन एक कंडीशन के साथ कि अगली संडे वो उसे मिठाई खिलाने बाहर ले जाएगा। शिजू ये सुनकर खुश हो जाती है, लेकिन उसी पल मुरानो को महसूस होता है कि शिन में कहीं ना कहीं कुछ बदल गया है। उसके जाने के बाद मिगी कामली बताता है कि जब शिन उस लड़की से बात कर रहा था तब उसकी हार्ट रेट अब नॉर्मल थी, और ये क्लियर साइन है कि वो उसे पसंद करता है। तभी क्लास का बुली शिन को आवाज देता है और मुरानो का अटेंशन पाने के लिए गुस्से में उससे भिड़ जाता है। शिन लड़ाई अवॉइड करने की कोशिश करता है और कहता है कि वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन वो लड़का बिना सोचे समझे उस पर हमला कर देता है। शिन को डर लगता है कि कहीं मिगी आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए और उस बेवकूफ बुली को मार न डाले, लेकिन राहत की बात यह रहती है कि वो खुद को रोक लेता है और एक जोरदार गामू गामू पिस्टल से उसे नीचे गिरा देता है, जो उसे डराकर भगाने के लिए काफी होता है। बाद में तकई कुछ ब्रूटल मर्डर्स की बात करता है जिनके बारे में शिन के पिता अखबार में पढ़ रहे थे। किसी को नहीं पता कि इसके पीछे कौन है, लेकिन दुनिया भर में ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जो तकई को बेहद सस्पिशियस लगते हैं। लेकिन शिन को अंदर ही अंदर समझ आ जाता है कि इन सब के पीछे पैरासाइट एलियंस का ही हाथ है। घर पहुंचकर वो हत्याओं के बारे में और जानकारी निकालता है और मिगी से पूछता है, जो मान लेता है कि ये सब उसी की स्पीशीज का काम है। वो बताता है कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि एक पैरासाइट डॉग दूसरे पैरासाइट डॉग को खा रहा था, जिससे साफ होता है कि वे सिर्फ अपने ही काइंड को खा सकते हैं। वो समझाता है कि क्योंकि वे कैनिबलिस्टिक हैं, इसलिए इंसानों को होस्ट बनाकर खाते समय ऐसा करना उनके लिए नेचुरल है।
ये सुनकर शिन घबरा जाता है और सोचने लगता है कि क्या उसे दुनिया को सच बताकर ह्यूमैनिटी को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन मिगी को ये सोच ही समझ नहीं आती। उसके हिसाब से उसकी स्पीशीज सिर्फ सर्वाइव करने के लिए खाती है और यही नेचर का रूल है। शिन कहता है कि ह्यूमन लाइफ की बहुत वैल्यू होती है, लेकिन मिगी आर्ग्यू करता है कि उसे सिर्फ अपने और शिन के जीवन की परवाह है, क्योंकि उसका अस्तित्व शिन पर डिपेंड करता है। शिन उसे कीड़ा और पैरासाइट कह देता है, जिस पर मिगी उसे ठंडे लहजे में वार्न करता है कि अगर उसने ज्यादा विरोध किया तो वो उसकी जीभ काट डालेगा, ताकि वो किसी को कुछ बता ना सके। इस डर से कांपते हुए शिन अपना इरादा फिलहाल छोड़ देता है। मिगी बहस करते हुए बोलता है कि इंसान तो हर तरह के जानवरों को खाते हैं, जबकि उसकी स्पीशीज सिर्फ कुछ गिने चुने जीवों पर ही निर्भर रहती है, तो उसके हिसाब से इंसान उनसे भी ज्यादा ब्रूटल हो सकते हैं। अगले ही दिन एक और एलियन शिन और मिगी को नोटिस कर लेता है। मिगी को भी तुरंत सेंस हो जाता है और वो शिन को सावधान करता है कि भीड़ भाड़ वाले बाजार में उस एलियन को ढूंढना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। इसलिए मिगी किसी शांत जगह पर जाने का आइडिया देता है और शिन मान जाता है। शिन कहता है कि वो उस दूसरे एलियन से मिलना चाहता है, लेकिन मिगी को ये बात बिल्कुल बेवकूफ़ी लगती है। वो सवाल करता है कि उसे डर क्यों नहीं लग रहा, जबकि कल तो डर से उसकी हालत खराब थी और अब भी उसकी जान जा सकती है। शिन जवाब देता है कि वो पैरासाइट्स के बारे में और जानना चाहता है, ताकि इंसानों को उनसे बचा सके। थोड़ी ही देर में दूसरा आदमी भी वहां पहुंच जाता है। वो शिन के दाहिने हाथ को देखता है और तुरंत समझ जाता है कि ये डेंजरस है, क्योंकि शिन का ह्यूमन ब्रेन अब भी इंटैक्ट है। वो कामली आगे बढ़ता है, जबकि मिगी उसे वार्निंग देता है कि अगर उसने कुछ भी किया तो वो उसे मार देगा। वो आदमी एक ऑफर रखता है और मिगी से उसके पास आने को कहता है, ये बोलते हुए कि अभी भी उसके पास बॉडी चेंज करने का टाइम है। अपनी बात साबित करने के लिए वो अपना शरीर बदलता है, अपना हाथ काट देता है और मिगी को बुलाता है कि वे साथ मिलकर और पावरफुल बन सकते हैं। शिन घबरा जाता है, उसे लगता है कि मिगी शायद साइड बदल ले, लेकिन वो वहीं खड़ा रहता है। दूसरा पैरासाइट इम्पेशेंट हो जाता है और अटैक करता है, लेकिन मिगी लाइटनिंग फास्ट रिएक्शन दिखाकर उसे हरा देता है। दूसरा एलियन शॉक में चला जाता है, उसे यकीन ही नहीं होता कि वो हार गया और शिन मिगी को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है। हालांकि मिगी बोलता है कि उसे खुद भी नहीं पता था कि बॉडी चेंज सच में पॉसिबल है या नहीं, इसलिए यही सेफेस्ट ऑप्शन था। अगले दिन शिन और मुरानो मिठाई खाने जाते हैं और बातों बातों में मुरानो बताती है कि उसके पेरेंट्स मिंस्ड मीट मर्डर्स से काफ़ी डरे हुए हैं। शिन अपने मन में सोचता है कि अगर वो मुरानो को मिगी के बारे में बता दे तो उसका रिएक्शन क्या होगा। इसके बाद वे एक पार्क से गुजरते हैं और देखते हैं कि कुछ लड़के रेत में एक बिल्ली को दबाकर मजे के लिए उस पर पत्थर फेंक रहे हैं। मुरानो ये देखकर टूट सी जाती है और कहती है कि वो ये सब नहीं देख सकती। वो वहां से जाना चाहती है, लेकिन शिन एक गोल्डन हार्ट टाइप सुपर हीरो दिखाता है। वो आगे बढ़ता है, बिल्ली को बचाता है और लड़कों से कहता है कि इनोसेंट क्रीचर्स को हर्ट करना बंद करो। लड़के उसे उनकी फन में दखल देने के लिए बुढ़ा कहते हैं और जैसे ही वो मुड़ता है उस पर पत्थर फेंक देते हैं, लेकिन मिगी सब पत्थर मिड एयर पकड़ लेता है। फिर शिन उन लड़कों को ऐसे घूर कर देखता है कि वे पूरी तरह डर जाते हैं और भाग खड़े होते हैं। मुरानो पर इसका गहरा असर पड़ता है और वो शिन का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन उसका इंस्टिंक्ट उसे बताता है कि कुछ ऑफ है, इसलिए वो उसके राइट हैंड की जगह लेफ्ट हैंड को छूती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और मर्डर्स की संख्या लगातार बढ़ती जाती है। शिन इस न्यूज़ से अंदर ही अंदर परेशान रहता है और मुरानो को लगने लगता है कि वो हर दिन और ज़्यादा डिस्टेंट और अलग होता जा रहा है। एक दिन स्कूल जाते वक्त मिगी को अचानक पास में किसी और पैरासाइट की प्रेजेंस महसूस होती है। ये सुनते ही शिन अलर्ट हो जाता है, लेकिन जब मिगी स्कूल बिल्डिंग की ओर इशारा करता है तो वो एक अजीब अनजाने डर से कांपने लगता है। स्कूल में शिन बेचैनी के साथ कॉरिडोर्स में चारों तरफ देखने लगता है, पैरासाइट को ढूंढने की कोशिश करता है और मिगी उसे वार्निंग देता है कि सस्पिशियस बिहेव ना करे, क्योंकि अगर पैरासाइट पास में है तो वो उन्हें भी सेंस कर सकता है। तभी मिस टामिया के नाम से एक नई टीचर का क्लास में इंट्रोडक्शन होता है और जैसे ही वो पोडियम पर कदम रखती है, मिगी कंफर्म कर देता है कि वो पैरासाइट है। इससे भी वर्स बात ये होती है कि उसे मुरानो की क्लास टीचर बना दिया जाता है। ये सुनकर शिन की बेचैनी बढ़ जाती है और मिगी उसे दोबारा टामिया की तरफ ना देखने को कहता है, लेकिन शिन खुद को रोक नहीं पाता और वो महिला उसकी तरफ देख लेती है, ये समझते हुए कि वो भी उन्हीं में से एक है। बाद में जिम क्लास के दौरान मिगी कमेंट करता है कि टामिया कितनी इंटेलिजेंट होगी, क्योंकि उसने अपने होस्ट की आइडेंटिटी और सोसाइटी में पोजीशन दोनों को परफेक्टली मेंटेन किया है और वो टीचर की तरह काम भी कर रही है। शिन सोचने लगता है कि कहीं वो पूरे स्कूल को खाने की प्लानिंग तो नहीं कर रही, लेकिन मिगी कहता है कि वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती, इसलिए आसपास के लोगों को नहीं खाएगी। क्लास में जब टामिया पढ़ा रही होती है, मिगी सो जाता है और शिन पैनिक में आ जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब वो टोटली अनसेफ है। किसी तरह वो बाकी का टाइम निकाल लेता है और क्लास खत्म होने पर टामिया उसे बाद में ऑफिस आने को कहती है। बाकी लड़के उसे टीज करने लगते हैं, मजाक में बोलते हैं कि उसे मम्मी टीचर से स्पेशल अटेंशन मिल रही है और शिन उन पर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि वो कितनी बड़ी ट्रबल में फंसा है। खैर, वो ऑफिस की तरफ बढ़ता है और लकीली मिगी समय पर जाग जाता है। अंदर पहुंचते ही टामिया सीधे पॉइंट पर आ जाती है। वो काम
टोन में शिन को अश्योर करती है कि उससे उसकी लड़ने की कोई इंटेंशन नहीं है। इसके बजाय वो उसे स्कूल के बाद एक फॉर्मल कॉन्वर्सेशन के लिए मिलने का इन्विटेशन देती है। मिगी तुरंत अग्री कर लेता है, लेकिन शिन को डाउट होता है। उसे लगता है कि ये कोई ट्रैप हो सकता है। टामिया कहती है कि अगर उसे मारना होती तो अब तक मार चुकी होती, और बताती है कि वो बस उनकी यूनिक हाइब्रिड रिलेशनशिप के बारे में क्यूरियस है। वो इन्फॉर्मेशन शेयर करने और फ्यूचर में कोऑपरेशन का प्रॉमिस करती है। स्कूल के बाद शिन उससे मिलने जाता है, लेकिन मिगी को अचानक 2 पैरासाइट्स पास आते हुए फील होते हैं। शिन फिर से घबरा जाता है, लेकिन मिगी अभी कंफर्म नहीं कर पाता कि ये ट्रैप है या नहीं। कुछ ही पलों बाद टामिया वहाँ एक ऐसे आदमी के साथ पहुंचती है जिसे वो मिस्टर ए कहती है, क्योंकि असल में उसका ना तो कोई नाम है और ना ही कोई साफ पहचान। आते ही उसके और मिगी के बीच एक अजीब सा टेंशन बन जाता है, लेकिन टामिया तुरंत माहौल को कूल डाउन करते हुए कहती है कि लड़ने का भी कोई फायदा नहीं है। आखिरकार वे तीनों बैठकर बात करने लगते हैं और टामिया सीधे शिन से पूछती है कि वो उनके जैसे बीइंग्स के बारे में क्या सोचता है। शिन बिना घुमाए फिराए बोल देता है कि उसके हिसाब से वे नरभक्षी मॉन्स्टर्स हैं। टामिया समझ जाती है कि शिन ऐसा क्यों सोच रहा है, लेकिन उसके मुताबिक उनका रिश्ता इतना सिंपल नहीं है। तभी वो अचानक रिवील करती है कि कुछ हफ्ते पहले उसने और मिस्टर ए ने बिना किसी प्रोटेक्शन के फिजिकल रिलेशन बनाया था और अब वो प्रेग्नेंट है। शिन ये सुनकर उसे शॉक में देखता रह जाता है और टामिया उससे पूछती है कि उसके हिसाब से उसके अंदर किस तरह का जीवन पल रहा होगा। मिगी कामली जवाब देता है कि वो एक नॉर्मल ह्यूमन बच्चा है और टामिया भी इसकी पुष्टि करती है। हालांकि वो खुद भी इस बात से हैरान होती है। शिन फिर भी इसे एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। उसके लिए वे अब भी वही क्रीचर्स हैं जो इंसानों को खाते हैं। जब तीनों इस फिलोसॉफिकल बहस में उलझे रहते हैं तो मिस्टर ए साफ तौर पर बोर हो जाता है। वो खड़ा होता है और बोलता है कि उसे ऐसी बातों में कोई मतलब नहीं दिखता और वो पहले की तरह ही इंसानों को मारता और खाता रहेगा। इतना ही नहीं, अब वो शिन को एक पोटेंशियल थ्रेट मानने लगता है और उसे जल्द खत्म करने का मन बना लेता है। उसके जाने के बाद टामिया शिन को वार्न करती है कि वो उसे प्रवोक ना करे, क्योंकि अगर उसने चाहा तो वो पूरी क्लास को, यहाँ तक कि मुरानो को भी बिना पलक झपकाए मार सकती है। और ये बात शिन के दिल में और डर बैठा देती है। हालांकि टामिया ये भी साफ कर देती है कि फिलहाल वो पीस बनाए रखना और अपनी आइडेंटिटी छुपाकर जीना चाहती है। अगले दिन क्लास में तकाई कैजुअली मेंशन करता है कि उसने पिछली शाम बस में शिन को देखा था। वो बताता है कि वो और मुरानो दोनों उसकी चिंता कर रहे थे, लेकिन शिन हमेशा की तरह सच्चाई छुपा लेता है। तभी अचानक मिगी धीमी आवाज में फुसफुसाकर बताता है कि उन पर अटैक होने वाला है और उसी पल टामिया भी नोटिस कर लेती है कि मिस्टर ए पहले से ही स्कूल के अंदर है। टामिया बिल्कुल काम रहते हुए क्लास को सेल्फ स्टडी के लिए छोड़ देती है और बाहर निकल जाती है। उसी समय मिस्टर ए बिना किसी वार्निंग के फायरिंग शुरू कर देता है और शिन समझ जाता है कि अब उसे रोकना होगा। मिगी को शक होता है कि टामिया इंटरफेयर नहीं करेगी, क्योंकि वो इतनी लॉजिकल है कि किसी का साइड नहीं लेगी, बस ऑब्जर्व करेगी। तभी इंटरकॉम पर अनाउंसमेंट होती है कि सभी स्टूडेंट्स को तुरंत बिल्डिंग खाली करनी है। मिगी सजेस्ट करता है कि मिस्टर ए से लड़ने का सबसे इफेक्टिव तरीका है भीड़ को डिस्ट्रैक्शन और शील्ड की तरह इस्तेमाल करना। ये सुनकर शिन को गुस्सा आ जाता है और वो ऐसा इनह्यूमन काम करने से साफ मना कर देता है। वो अकेले ही ऊपर की तरफ भागता है, लेकिन रास्ते में मुरानो से टकरा जाता है। मुरानो उसका हाथ पकड़ लेती है, मगर शिन झल्लाकर उसे दूर रहने के लिए कह देता है। कुछ ही देर में वो एक खाली क्लासरूम में पहुंच जाता है और मिगी कहता है कि पिछली प्लान ज्यादा स्मार्ट थी, लेकिन शिन अड़ जाता है कि वो इंसानों की तरह ही लड़ेगा। मिगी कुछ नहीं बोलता, लेकिन समझ जाता है कि इमोशंस ही इंसानों की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी होते हैं। शिन जल्दी जल्दी डेस्क्स और टेबल से एक मेकशिफ्ट बैरिकेड बना लेता है और फिर मिगी से पूछता है कि उसकी बात ना मानने से वो नाराज है। मिगी बात टाल देता है क्योंकि अभी टाइम नहीं है और वो पहले से अगली मूव कैलकुलेट कर रहा होता है। वो शिन से पूछता है कि वो मिस्टर ए से अलग कैसे है और शिन जवाब देता है कि वे 2 हैं और रोल्स बांट सकते हैं। मिगी तुरंत कुर्सी का एक पैर काटकर उसे शार्प बना देता है और एक टेम्पररी वेपन की तरह शिन को दे देता है। वो समझाता है कि मिस्टर ए इंसानों को अंडर एस्टिमेट करता है और अगर शिन अचानक स्ट्राइक करे तो वे जीत सकते हैं। शिन ध्यान से सुनता है, वेपन को अपनी स्लीव में छुपा लेता है और उसी पल मिस्टर ए नीचे की मंजिल से खिड़की तोड़कर अंदर कूद आता है, जिससे शिन की बनाई बैरिकेड एक ट्रैप बन जाती है। मिस्टर ए शिन से कहता है कि दाहिने हाथ के अलावा उसका पूरा शरीर बेकार और डरा हुआ है और ये पूरी तरह गलत भी नहीं है। लेकिन शिन को याद आता है कि मिगी ने पहले ही उसे वार्न किया था, क्योंकि मिगी उसी पर डिपेंड करता है। अगर शिन डर गया तो मिगी भी कमजोर पड़ जाएगा, इसलिए वो खुद को काम करने की कोशिश करता है। अचानक मिस्टर ए हमला करता है और मिगी उसके हर स्ट्राइक को रोक लेता है। शिन को याद आता है कि प्लान यही था, डिफेंस में रहना और ओपोनेंट को केयरलेस होने देना। क्योंकि मिस्टर ए इंसानों को कम समझता है, शिन को रियल थ्रेट मानता ही नहीं। शिन के पास अब मिगी पर भरोसा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता और वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, जबकि मिस्टर ए उस पर ध्यान ही नहीं देता। यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। शिन अचानक डेस्क के पैर से उसके सीने पर वार करता है और तुरंत
पीछे हट जाता है, जबकि मिगी उसके काउंटर अटैक्स को ब्लॉक कर देता है। मिस्टर ए के लिए बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि शिन का वार उसके दिल की एक मेन आर्टरी पर लगा था और खून तेजी से बहने लगा था। फिर भी वो शिन को धक्का देकर दूर करता है और एक स्टील पाइप को जोर से बाहर निकाल देता है, जिससे ब्लीडिंग रुक जाती है। पीछे हटते हुए वो लड़खड़ाने लगता है और मिगी कहता है कि उन्हें उसे अभी खत्म कर देना चाहिए। शिन मना कर देता है क्योंकि वो किसी को मारना नहीं चाहता। मिगी उसे समझाता है कि मिस्टर ए इंसान नहीं है और टेक्निकली मर्डर वही होता है जब इंसानों को मारा जाए। उधर मिस्टर ए खुद इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा होता कि एक इंसान ने उसे इस हालत में पहुंचा दिया है। उसे अब साफ साफ महसूस होने लगता है कि उसका शरीर जवाब दे चुका है और इसी रिस्क को लेते हुए वो फैसला करता है कि उसे एक नया शरीर ढूंढना होगा, प्रेफरेबली टामिया के शरीर को शेयर करने का। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो उसके ऑफिस का दरवाजा खोलता है, टामिया अचानक बाहर कूदती है और अंदर कई ऑक्सीजन सिलेंडर्स खुले छोड़ देती है। मिस्टर ए को समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है और अगले ही पल ज्यादा ऑक्सीजन की वजह से जोरदार ब्लास्ट हो जाता है, जिससे पुलिस के पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो जाती है। इस पूरी घटना के बाद शिन पूरी तरह शॉक में चला जाता है और वक्त गुजरने के बावजूद वो इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि उसने किसी इंसान को चाकू मारा था। वहीं दूसरी तरफ टामिया स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ट्रबल में फंस जाती है क्योंकि वो अपने बच्चे के पिता के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर देती है। बेवकूफ़ लोगों से प्राइवेसी राइट्स पर बहस करने के बजाय वो नौकरी छोड़ने और अपनी पहचान बदलने का फैसला करती है। स्कूल छोड़ने से पहले वो शिन से मिलने आती है और कामली बताती है कि अब जब वो टामिया की आइडेंटिटी मिटाना चाहती है तो उसके सोशल सर्कल में मौजूद लोगों को जिंदा रखने की उसे कोई वजह नहीं है और इसमें शिन भी शामिल है। ये सुनते ही शिन घबरा जाता है और उससे पूछता है कि आखिर वो और बाकी पैरासाइट्स इंसानों को क्यों खाते हैं। टामिया समझाती है कि मिगी शिन के खून में मौजूद न्यूट्रिएंट्स की वजह से जिंदा रह सकता है और इसका मतलब ये है कि दूसरे पैरासाइट्स भी शायद किसी और तरह के भोजन पर सर्वाइव कर सकते हैं। टामिया कहती है कि ये मुमकिन है, लेकिन कैनिबलिज्म उनके लिए उतना ही नेचुरल है जितना मधुमक्खियों के लिए उड़ना या मकड़ियों के लिए जाला बुनना। उसके मुताबिक धरती पर हर जीव के पास एक इंस्ट्रक्शन होता है सिवाय इंसानों के, और वे वही करते हैं जो उनका इंस्ट्रक्शन उन्हें कहता है। वो बताती है कि जैसे ही उसने एक ह्यूमन बॉडी ली, उसे महसूस हुआ कि उसका पर्पस बाकी इंसानों को खाना है। शिन डरा हुआ है, फिर भी हिम्मत करके पूछता है कि वो अपने बच्चे का क्या करेगी। टामिया बिना झिझक जवाब देती है कि वो बच्चे को जन्म देगी और फिर एक्सपेरिमेंट्स में इस्तेमाल करेगी और अगर वो यूजलेस निकला तो उसे खा जाएगी। ये सुनकर शिन का गुस्सा फूट पड़ता है और टामिया उसके इरादे को तुरंत भांप लेती है। वो लड़ने के लिए अपना रूप बदल लेती है और मिगी को एहसास हो जाता है कि वे उसके खिलाफ जीत नहीं सकते क्योंकि वो एक साथ 2 फॉर्म्स में ट्रांसफॉर्म कर सकती है, मतलब वो उनसे कहीं ज़्यादा इवॉल्व है। लेकिन तभी टामिया को यह भी समझ आता है कि शिन अब पूरी तरह प्योर ह्यूमन नहीं रहा। इसी क्यूरियोसिटी में वो उसे जिंदा छोड़ने का फैसला करती है ताकि वो उससे और सीख सके। उसी रात असली टामिया की माँ उससे मिलने आती है और उसे तुरंत समझ आ जाता है कि उसके सामने खड़ी औरत उसकी बेटी नहीं है। वो कांपती आवाज़ में पूछती है कि वो आखिर है कौन और उसकी बेटी कहाँ है। टामिया इस पर जेन्युइनली हैरान हो जाती है क्योंकि उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि कोई नॉर्मल इंसान उसका भेष पहचान सकता है। बूढ़ी औरत पुलिस बुलाने का फैसला करती है, लेकिन उससे पहले ही टामिया उसे मार देती है। फिर भी उसके मन में एक सवाल रह जाता है कि क्या उस महिला में कोई स्पेशल एबिलिटी थी जिसे उसे स्टडी करना चाहिए था। दूसरी तरफ अगली सुबह जब शिन उठता है तो उसे पता चलता है कि मिगी उसके शरीर से गायब है। वो घबरा कर इधर उधर देखता है, लेकिन फिर देखता है कि मिगी उसके शरीर से अलग होकर कमरे में थोड़ा चल फिर रहा है। कुछ ही सेकंड में मिगी वापस उसके शरीर से जुड़ जाता है और बताता है कि उसने डिस्कवर किया है कि वो अलग होकर मूव कर सकता है, लेकिन एक बार में सिर्फ 3 मिनट तक। शिन के दिमाग में तुरंत ख्याल आता है कि कहीं मिगी उसके ब्रेन को कंट्रोल करने की प्लानिंग तो नहीं कर रहा। मिगी साफ कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो अभी सिर्फ एक हाथ के रूप में इवॉल्व हुआ है और ब्रेन कंट्रोल नहीं कर सकता। फिर भी शिन डर जाता है कि जो पैरासाइट्स ब्रेन कंट्रोल कर सकते हैं वे हेड स्वैप भी कर सकते हैं, और मिगी मानता है कि ये अजम्पशन गलत नहीं है। इसके बाद शिन नाश्ता करने जाता है और उसे पता चलता है कि उसके माता पिता घूमने जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। शिन उन्हें समझाता है कि ऐसे हालात में अननोन जगहों पर जाना जेन्युइनली डेंजरस है और उसकी माँ उसकी बात मानकर यात्रा कैंसिल करने को तैयार हो जाती है। हालांकि वो पूछती है कि क्या आजकल कोई बात उसे परेशान कर रही है, लेकिन शिन इस टॉपिक से बचते हुए तुरंत स्कूल के लिए निकल जाता है। शिन जानबूझकर मिगी को अपने पेरेंट्स से छुपा रहा है क्योंकि उसे डर है कि मिगी बिना हेजिटेशन उसके माता पिता को मार सकता है। आखिर उसे सिर्फ अपनी सर्वाइवल की परवाह है, ह्यूमन इमोशंस की नहीं। वहीं दूसरी ओर काजू नबुको से कहते हैं कि वो बेटे को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रही है और शायद उसके हाथ के निशान की वजह से अनईजी महसूस कर रही है। नबुको को वो दिन आज भी साफ याद है जब शिन मिडिल स्कूल में था और साइंस एक्सपेरिमेंट के लिए उसे एल्युमिनियम प्लेट्स मांगी थी। ऊंची शेल से प्लेट्स निकालते वक्त वो फिसल गया था और उबलता तेल का बर्तन बस उसके सिर पर गिरने वाला था। नबुको की क्विक रिफ्लेक्सेस ने उसकी जान बचा ली थी, लेकिन उसका हाथ बुरी तरह जल गया था। काजू को लगता है कि शायद शिन आज भी उस हादसे का गिल्ट महसूस करता है और इसलिए दूरी बना रहा है।
इसी बीच मिगी फ्यूचर यूज के लिए गन्स पर रिसर्च शुरू कर देता है। वो शिन से कहता है कि उसे अपने पेरेंट्स को लेकर इतना वरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैरासाइट ज़्यादातर सिटीज़ में होते हैं जहां शिकार आसानी से मिलता है और वे अक्सर अकेले लोगों को टारगेट करते हैं। उसके हिसाब से शिन के पेरेंट्स यहाँ से ज़्यादा सेफ समुद्र के तट की ट्रिप पर होंगे। ये सुनकर शिन को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन तभी उसकी माँ कमरे में आ जाती है और वो घबराकर मिगी को छुपा लेता है। उसकी माँ पूछती है कि वो आखिर किससे बात कर रहा था। वो हल्के से जवाब देता है कि वो बस खुद से बातें कर रहा था और अगली बार दरवाज़ा खटखटाने को लेकर थोड़ा तेज आवाज़ में बोल पड़ता है। ये सुनकर नबुको का चेहरा उतर जाता है। वो चुपचाप बाहर चली जाती है और काजू से कहती है कि उनके बेटे ने उस पर चिल्ला दिया। काजू हंसते हुए कहता है कि शायद ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि उसने उसे तब टोका था जब वो अपने बच्चे को इमोशनली स्लैप कर रही थी, जो ऑनेस्टली उस सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए अब मेरा नया फेवरेट फ्रेज बन चुका है। उसी दिन थोड़ी देर बाद शिन अपने पेरेंट्स को बताता है कि उसने दोबारा सोचा है और अब उसे लगता है कि उनके लिए ट्रिप पर जाना एक्चुअली अच्छा रहेगा। लेकिन नबुको उसके सडन मूड स्विंग को चुपचाप इग्नोर नहीं करती। वो टूट पड़ती है और पूछती है कि आखिर उसे हो क्या गया है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो उसका बेटा ही नहीं रहा। शिन अब भी मिगी के बारे में कुछ नहीं बताना चाहता, इसलिए वो बस इतना कहता है कि उसे डर था कि उनके बिना वो अकेला महसूस करेगा, लेकिन फिर उसे लगा कि अगर ज़्यादा लोनली हुआ तो वो अपने दोस्तों को बुला सकता है। ये कहकर वो वापस अपने कमरे में चला जाता है और उसके पेरेंट्स मान लेते हैं कि उसने सच ही बोला होगा। अगले हफ्ते वो लोग ट्रिप पर निकल जाते हैं और नबुको जेन्युइनली एक्साइटेड होती है क्योंकि कई सालों बाद उसे प्रॉपर लंबी छुट्टी मिलने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी अपनी नई गर्लफ्रेंड को कार राइड पर ले जा रहा होता है, बिना ये जाने कि वो एक्चुअली एक पैरासाइट है। उसे सीट बेल्ट जैसी बेसिक ह्यूमन चीज़ों की भी समझ नहीं होती और ड्राइव करते वक्त वो उसका ध्यान भटका देती है, जिससे कार सीधा पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। रिजल्ट ये होता है कि दोनों बुरी तरह घायल हो जाते हैं और जब पैरासाइट को एहसास होता है कि होस्ट बॉडी अब सर्वाइव नहीं कर पाएगी तो वो पैनिक में आ जाती है। वो उस आदमी पर हमला करती है और उसके शरीर पर कब्जा कर लेती है और भले ही कंट्रोल पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता, लेकिन कम से कम वो चल फिर पाने लायक तो हो ही जाती है। इधर घर लौटते वक्त शिन रास्ते में मिगी से पूछता है कि तमिया का इम्प्योर वाला मतलब आखिर क्या था। मिगी समझाता है कि उसकी कुछ सेल्स शिन के ब्लड में मिक्स हो चुकी हैं, यहाँ तक कि उसके ब्रेन तक भी पहुँच गई हैं, जिसकी वजह से उसके शरीर के कुछ हिस्से बदल चुके हैं। ये सुनकर शिन चौंक जाता है और खुद को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो अब भी एक नॉर्मल इंसान है। तभी उसकी नज़र कुछ लोगों पर पड़ती है जो स्कूल के बुली को बुरी तरह पीट रहे होते हैं। वो बीच में कूदकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बदले में उसे भी पंचेस पड़ते हैं और पीछे हटने को कहा जाता है। तभी शिन को मिगी की वो बात याद आती है कि इंसानों और पैरासाइट्स में फ़र्क ये है कि इंसान दूसरों के लिए तब भी खड़े होते हैं जब उन्हें खुद कोई फ़ायदा ना हो। खुद को ये साबित करने के लिए वो अब भी इंसान है। शिन एक बार फिर उस बुली के सामने खड़ा हो जाता है। गैंग का लीडर मित्सुओ से मारने लगता है, लेकिन मिगी के फुल्ली रिएक्ट करने से पहले ही काना नाम की लड़की बीच में आ जाती है और सबको रुकने का आदेश देती है। काना शिन से पूछती है कि क्या वो बेवकूफ़ है, लेकिन जब वो उसे ध्यान से देखती है तो उसके अंदर कुछ वियर्ड सा फील होता है। अचानक उसे मिगी की प्रेजेंस का एहसास होता है। वो शिन से पूछती है कि आखिर वो है क्या और डर के मारे तुरंत वहां से निकल जाती है। स्कूल में शिन को अनएक्सपेक्टेडली काफ़ी अटेंशन मिलने लगता है और वो अपने क्लासमेट्स की सेफ्टी के लिए मन ही मन प्रे करता है। साथ ही हम्बल रहने की कोशिश करता है, क्योंकि ह्यूमिलिटी भी इंसानों की एक खास क्वालिटी होती है। बाद में घर लौटते वक्त शिन और मुरानो की मुलाकात काना से होती है, जो उनकी फ़ोटो खींच लेती है और पूछती है कि वो पहले भाग क्यों नहीं गया था। शिन कामली कहता है कि जब क्लास का कोई मेंबर ट्रबल में हो तो यही किया जाता है। कैना उसे हिपोक्रेट कह देती है और बोलती है कि वो मोरालिटी का दिखावा तो करता है, लेकिन कुछ न कुछ ज़रूर छुपा रहा है। शिन उससे और बहस नहीं करना चाहता, इसलिए वहाँ से चला जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता है कि वो पूरी तरह गलत भी नहीं थी। इसी बीच मित्सुओ को जलन होने लगती है कि कैना का ध्यान शिन की तरफ क्यों है, क्योंकि वो खुद कैना को पसंद करता है। बदले की आग में मित्सुओ अपने गैंग के साथ शिन पर हमला करता है और मुरानो को किडनैप कर लेता है और शिन किसी तरह उनका पीछा करता है। वो लोग उसे उसी जगह ले जाते हैं जहाँ सुबह मिले थे और शिन उनसे मुरानो को छोड़ देने की गुहार लगाता है, लेकिन गैंग उसकी बात इग्नोर कर देता है और मित्सुओ उसे पीटना शुरू कर देता है। मिगी मदद के लिए आगे बढ़ना चाहता है, मगर शिन उसे रोक देता है क्योंकि वो ये लड़ाई खुद एक रियल इंसान की तरह लड़ना चाहता है। फिजिकली कमज़ोर होने के बावजूद शिन फाइट करता रहता है। मिगी उसे याद दिलाता है कि वहाँ मौजूद हर कोई उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रांग है और वो जीत नहीं सकता, लेकिन शिन को फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इंसान अक्सर अपने सेल्फिश इंटरेस्ट से कहीं बड़ी चीज़ों के लिए लड़ते हैं। वो पूरी ताकत से पलटवार करता है, लेकिन फिर से घिर जाता है और हालात ऐसे बन जाते हैं कि मिगी को उसे बचाने के लिए मूव करना पड़ता है, जिसे शिन बड़ी मुश्किल से छुपा लेता है। तभी लकी टाइमिंग पर काना वहां पहुंच जाती है और सबको रुकने के लिए चिल्लाती है और अगले ही पल शिन के स्कूल के कुछ लड़के भी आ जाते हैं, जिससे मित्सुओ के गैंग के साथ फुल ऑन फाइट छिड़ जाती है। इसी केओस में शिन मुरानो को लेकर वहां से भाग निकलता है और उसे सेफली घर छोड़ देता है। मुरानो उसके जख्मों पर मरहम लगाती है, फिर उसके कंधे पर सिर रखकर सॉफ्टली कहती है कि वो पहले बहुत अच्छा था।
शिन के दिल में एक उम्मीद सी जागती है और वो उससे पूछता है कि क्या वो थोड़ी देर रुकना चाहेगी क्योंकि उसके पेरेंट्स घर पर नहीं हैं, लेकिन वो मना कर देती है और वापस चली जाती है। मिगी डिसअपॉइंटेड होकर बोलता है कि वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन को ऑब्जर्व करना चाहता था। शिन उसे चुप रहने और सोने को कहता है। तभी काना अचानक सामने आ जाती है और पूछती है कि वो किससे बात कर रहा था। शिन बात को टाल देता है और काना पहले वाली बात के लिए माफ़ी मांगते हुए कहती है कि वो दोस्त बनना चाहती है। शिन मान जाता है क्योंकि उसे इसमें कुछ गलत नहीं लगता, लेकिन जैसे ही वो हाथ मिलाते हैं काना को उसके दाहिने हाथ में कुछ बेहद अजीब सा महसूस होता है। शिन उसके चेहरे पर आई उस हल्की सी बेचैनी को तुरंत महसूस कर लेता है और बिना एक पल गवाए पीछे हटकर अपने घर के अंदर भाग जाता है। अंदर पहुंचते ही मिगी उसे साफ साफ कह देता है कि उसे काना से दूरी बनाकर रखनी चाहिए क्योंकि वो लड़की कुछ ज़्यादा ही शार्प लगती है। मिगी को शक है कि काना पैरासाइट्स द्वारा छोड़ी जाने वाली उन खास वेवलेंथ को महसूस कर सकती है जिनकी मदद से वो अपने जैसे दूसरे जीवों को पहचानते हैं। और हाँ, भले ही मुरानों में भी थोड़ी बहुत ऐसी सेंसिटिविटी हो, लेकिन काना की इंस्टिंक्ट उससे कहीं ज़्यादा तेज़ और नेचुरल लगती है। मिगी को पूरा भरोसा है कि ये लड़की सच में डेंजरस हो सकती है और शिन भी अंदर ही अंदर उससे सहमत नजर आता है। दूसरी तरफ एक बिल्कुल अलग जगह पर उस सड़क हादसे के बाद जिस आदमी के शरीर पर पैरासाइट ने कब्जा किया था वो बुरी तरह स्ट्रगल कर रहा है। वजह यह है कि वो पैरासाइट कभी मेल बॉडी का आदी कभी नहीं रहा। उसे फिर से एक महिला का शरीर चाहिए जिसमें वो खुद को ज़्यादा सहज महसूस कर सके। और जैसे ही उसकी नज़र किसी पहली अकेली महिला पर पड़ती है वो बिना ज़्यादा सोचे समझे उसी पर कब्जा करने का फैसला कर लेता है। दुर्भाग्यवश शिन के माता पिता उस मॉन्स्टर से ज़्यादा दूर नहीं थे। जब वे क्लिफ पर सनसेट का मजा ले रहे थे तभी अचानक वही मॉन्स्टर वहां प्रकट हुआ और काजू के सामने नाबुको का सिर काट डाला। बाद में शिन को घायल काजू का फोन आता है जिसमें वो अपनी मां पर हुए अटैक की जानकारी देता है और सलाह देता है कि तुरंत पुलिस के पास जाए। इतना कहकर वो फोन काट देता है और शिन घबरा जाता है, डर जाता है कि ये मॉन्स्टर कोई पैरासाइट है जिसने उसके माता पिता पर हमला किया है, लेकिन उसे ये भी नहीं पता कि उनकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। वो और खबर का इंतज़ार करते करते सो जाता है और उसे बुरा सपना आता है। लेकिन जब वो अगली सुबह उठता है तो मिगी उसे बताता है कि एक एलियन यहाँ आया है। शिन गुस्से में होता है और कहता है कि उसके माता पिता खतरे में हैं क्योंकि मिगी ने कहा था कि वे बीच के पास सेफ रहेंगे। मिगी कामली जवाब देता है कि उसका सजेशन सिर्फ प्रोबेबिलिटीज़ पर आधारित था और उसने कभी भी कोई बात 100% सर्टेनिटी के साथ नहीं कही। फिर वो शिन को कहता है कि अभी सामने चल रही फाइट पर फोकस करे और शिन अपनी भूमिका निभाने के लिए एक नाइफ उठा लेता है। हालांकि मिगी सोचता है कि इस बार उसकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। अचानक दरवाज़ा खुलता है और शिन सोचता है कि ये स्ट्रेंजर घर का लॉक कैसे तोड़ सकता है। फिर वो अजनबी घर में घुस जाता है और शिन लड़ने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी माँ को अंदर आता देखता है वो कम्प्लीटली शॉक्ड रह जाता है। हालांकि अंदर ही अंदर वो ट्रुथ जानता है, फिर भी उसे इसे एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। वो उलझन और घबराहट में नाबुको का स्वागत करता है और पूछता है कि वो पापा के साथ क्यों नहीं है। मिगी क्वाइटली उसे बताता है कि ये उसकी माँ नहीं बल्कि पैरासाइट है, लेकिन शिन मानने से इनकार कर देता है। परग्रही कहता है कि दूसरा आदमी उसके घर पहुंचने से पहले ही मर चुका होगा और ये उसके लिए बेटर ही हुआ। उलझन में शिन मिगी के सामने नाइफ रख देता है जिससे वो शेप शिफ्ट करने से रुक जाता है। वो अपनी माँ को पुकारता है, उम्मीद करता है कि वो अभी भी वहाँ होगी। मिगी उसे बताता है कि वो जा चुकी है, लेकिन शिन गुस्से में एक्सप्लोड हो जाता है और धमकी देता है कि अगर उसने उसके खिलाफ एक भी शब्द कहा तो वो अपना राइट हैंड काट देगा। भावनात्मक रूप से अपसेट शिन कहता है कि बचपन में उसने अपनी माँ का हाथ जलाने के लिए कभी ठीक से अपॉलॉजी भी नहीं मांगी, लेकिन पैरासाइट को इसकी कोई परवाह नहीं। वो शेप शिफ्ट कर मिगी के दिल में नाइफ घोंप देती है और नाइफ की वजह से मिगी टाइमली रिएक्ट नहीं कर पाता। शिन जमीन पर गिर जाता है, अभी भी डिसबिलीफ में कि उसकी माँ पैरासाइट बन गई है। फिर पैरासाइट शिन को डेड मानकर छोड़ देती है और मिगी से कहता है कि उसका होस्ट मर चुका है और अब वो भी मर जाएगा, क्योंकि ब्रेन अक्वायर करने में फेल होने वालों की यही फेट होती है। हालांकि मिगी को लगता है कि अभी भी उसे सेव करने का चांस है। शिन का हार्ट शैटर्ड है, इसलिए मिगी एक नया हार्ट बनाता है, उसे उसकी चेस्ट में इम्प्लांट करता है और अनकॉन्शियस शिन में उसे मैन्युअली बीट कराना शुरू करता है। वो शिन के शरीर में एंटर करता है ताकि धीरे धीरे उसकी हीलिंग जारी रख सके, साथ ही खुद को फिर से राइट आर्म में रिस्टोर करे, जिसमें काफ़ी टाइम लगता है। इस वजह से शिन कई दिन स्कूल नहीं जाता और मुलानो कंसर्न्ड होकर उसका हाल जानने के लिए उसके घर आने का डिसाइड करती है। इस बीच मिगी शिन का हीलिंग प्रोसेस कंटिन्यू करता है और सोते समय उसे फीड भी करता है। कुछ दिन बाद शिन आखिरकार जाग जाता है। हालांकि अब वो काफ़ी वीक हो चुका है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि अब उसे ग्लासेस की ज़रूरत नहीं, जो उसे स्ट्रेंज लगता है। फिर वो डिसाइड करता है कि नहाने जाएगा और तभी उसे अपनी चेस्ट पर स्कार दिखाई देता है जो पूरी घटना की याद दिलाता है।
उसे चेस्ट में तेज पेन महसूस होता है और वो शॉक में आ जाता है। तभी फ़ोन की रिंगटोन बजती है और वो उठाकर सुनता है कि उसके पिता को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। शिन को सुनकर रिलीफ मिलता है कि उसके पिता अलाइव हैं और वो तुरंत उनसे मिलने के लिए निकल पड़ता है। बाहर मुरानो उसका इंतजार कर रही होती है और शिन को देखकर कहती है कि वो उसकी चिंता कर रही थी। हालांकि शिन उदासीन सा लगता है और बस इतना ही कहता है कि उसके पिता इंजर्ड हैं और वो उनसे मिलने जा रहा है। तभी मुरानो कहती है कि उसकी माँ को ये सब अकेले हैंडल करना पड़ रहा होगा। इससे शिन का दिल और हैवी हो जाता है, लेकिन वो चला जाता है और कहता है कि वो कुछ समय तक वापस नहीं आएगा। मुरानो वरीड होकर पूछती है कि क्या वो लौटेगा, लेकिन शिन केवल एक सैड स्माइल देता है और चला जाता है। साथ ही अपने मदर के रूप में मौजूद पैरासाइट को मारने की कसम खाता है। वो ट्रेन में चढ़ता है और अपने पिता को ढूंढने से पहले उस पैरासाइट को ट्रैक करने के बारे में सोचने लगता है। इस बीच काजू हॉस्पिटल में है और पुलिस पूछताछ के लिए आती है। घटना और उसकी वाइफ के बारे में जानकारी मांगती है। वो उन्हें बताता है कि नोबुको डेड है, लेकिन पुलिस कहती है कि वो अलाइव है और होटल लौटकर बिना उसके ही चेकआउट कर गई है। काजू घबरा जाता है और कहता है कि वो वुमेन धोखेबाज है, लेकिन पुलिस बताती है कि उसके हाथ पर बर्न मार्क उसकी पहचान कंफर्म करता है। एक साइकाइट्रिस्ट काजू को बताता है कि एक्सीडेंट के शॉक की वजह से वो हेलुसिनेट कर रहा है और समहाउ उसे कन्विंस कर देता है कि ये ट्रुथ ही है। कुछ ही देर में शिन हॉस्पिटल पहुंच जाता है और रूम में एंटर करते ही काजू उसे देखकर इनिशियली शॉक्ड होता है, लेकिन खुश भी हो जाता है। शिन अपनी माँ के साथ हुई इंसिडेंट के बारे में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन पेन की वजह से कुछ बोल नहीं पाता। हालांकि उसकी आंखों में टीयर्स नहीं है। काजू अचानक कहता है कि नोबुको एक्सीडेंट के बाद से मिसिंग है। शिन चौंक जाता है और तुरंत उसे मॉन्स्टर की याद दिलाती है, लेकिन काजू कहता है कि एक्सीडेंट में उसके सिर पर चोट लगी थी और इसलिए वो कंफ्यूज हो सकता है। शिन एक्सप्लोड हो जाता है और जिद करता है कि मॉन्स्टर ने नोबुको को मार डाला, लेकिन काजू कहता है कि उसने फ़ोन पर गलत बात कह दी थी और चोट के कारण उसकी मेमोरी प्रभावित हुई। वो फिर से बहस करता है, लेकिन काजू आंसू रोकते हुए उसे डांटता है और शिन को एहसास होता है कि उसके पिता ट्रुथ जानते हैं, बस उसे छुपा रहे हैं। शिन अब उस एलियन को ढूंढने और उससे निपटने के लिए और भी डिटर्मिन्ड हो जाता है, लेकिन समझता है कि वो किसी को भी सच नहीं बता सकता। वो कहता है कि वो हॉस्पिटल में ही रहेगा, लेकिन काजू कहता है कि वहाँ उसके लिए अनकंफर्टेबल होगा और पास के होटल में स्टे करने का सुझाव देता है, जो मात्र 300 मीटर दूर है। शिन मान जाता है, लेकिन चिंता होती है क्योंकि ये मिगी की एनिमी को ट्रैक करने की लिमिट है और दुर्भाग्य से मिगी अभी भी सो रहा है। होटल में शिन की मुलाकात उस लड़की से होती है जिसे उसने ट्रेन में देखा था और वो उसे अंदर ले जाती है। वो अपने रूम से हॉस्पिटल की निगरानी करता है और महसूस करता है कि उसकी सुनने की पावर और बाकी सेंसेस अब पहले से कहीं तेज हो गई हैं। बाद में मिगी जागता है और बताता है कि उसने शिन की बॉडी को हील कर दिया है, लेकिन अब दोनों चेंज्ड हैं और मिगी की वीकनेस ये है कि उसे दिन में 4 घंटे सोना पड़ता है, जो मेरी रोज़ाना की स्लीप से भी ज़्यादा है। शिन कहता है कि वो भी पहले जल्दी सो जाता था, लेकिन मिगी कहता है कि अब डेंजर आने पर वो नहीं जागेगा और अगर उस दौरान एनिमी अटैक करे तो दोनों मर जाएंगे। शिन पूछता है कि ये उसने पहले क्यों नहीं बताया, तो मिगी जवाब देता है कि उसकी माँ की डेथ के बाद शिन ने सभी पैरासाइट्स को, यहाँ तक कि उसे भी गिल्टी मानना शुरू कर दिया था और अपनी वीकनेस उसके सामने दिखाना डेंजरस होता। अब उसे लगता है कि इसे हाइड करना और भी रिस्की है। शिन कहता है कि मिगी ने उसकी जान बचाई है, इसलिए वो उसे एनिमी नहीं मानता, लेकिन मिगी थुसुंदेरे स्टाइल में कहता है कि उसने ये सिर्फ अपने लिए किया। अगली सुबह शिन काफ़ी बेटर महसूस करता है और अपने पिता का हाल जानने हॉस्पिटल जाता है। फिर मिगी के सोते समय गार्ड करता है। माकी नाम की लड़की पास आती है और पूछती है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, लेकिन इससे पहले कि शिन जवाब दे पाता, मिगी अलर्ट कर देता है कि उसने बीच पर एक पैरासाइट देखा है। शिन तुरंत बीच की ओर दौड़ता है और माकी उसे बताती है कि रास्ते में एक वॉल है। हालांकि वो इतनी तेजी से भाग रहा होता है कि कुछ सुन नहीं पाता और फिर मिगी पूछता है कि क्या वो सचमुच अपनी माँ का फेस धारण किए उस औरत को मारने के लिए तैयार है। शिन एक पल रुकता है और कहता है कि वो श्योर है, क्योंकि वो उसे दूसरों को किल करने नहीं देगा। बातचीत के दौरान माकी उसके पास पहुंचती है और कहती है कि बीच तक पहुंचने के लिए उन्हें वॉल के चारों ओर जाना होगा, लेकिन शिन कहता है कि ये स्किल का मामला है और आसानी से वॉल पर क्लाइंब कर जाता है। नीचे उतरते ही उसे कोई दिखाई देता है और वो समझ जाता है कि ये एक पैरासाइट है। वो गुस्से में भर जाता है और उसे मारने के लिए चेस करने लगता है, लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है पता चलता है कि ये नोबुको नहीं है। इसके बजाय वो एक आदमी है और शिन हैरान हो जाता है।
फिर भी वो कॉन्फिडेंट है कि ये भी एक एलियन है और उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन आदमी पैनिक कर जाता है और रुकने को कहता है। अचानक मिगी इंटरवीन करता है और कहता है कि उस आदमी के पास अभी भी ह्यूमन ब्रेन है। शिन और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तभी आदमी का जॉ एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बोलने लगता है। शिन फिर से शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। लेकिन आदमी और एलियन एक ही माउथ शेयर कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि वे दोनों दोस्ताना तरीके से बात कर रहे हैं। शिन को समझ नहीं आता कि ये पॉसिबल कैसे है, लेकिन मिगी समझाता है कि दोनों का ब्रेन ह्यूमन है जबकि चेस्ट से जुड़ा जॉ एलियन का है। और दूसरा एलियन भी कंफर्म करता है कि वे किसी तरह एक जैसे हैं। बाद में वे कॉन्वर्सेशन के लिए बैठते हैं और आदमी अपनी ट्रैजिक स्टोरी शेयर करता है। वो बताता है कि उसकी वाइफ उसे छोड़ गई और उसे लगा कि वो यूजलेस टूल है जो कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकता। इसलिए उसने अपना सबसे बड़ा डिसीजन लिया, समुद्र में जंप करना, लेकिन उसे करेज नहीं मिला। वो वहीं बैठा रहा जब तक कि एक पैरासाइट ने उस पर अटैक नहीं किया। स्ट्रगल के दौरान वे दोनों पानी में गिर गए। जॉ पैरासाइट स्टोरी कंटिन्यू करता है और कहता है कि वो ब्रेन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने रियलाइज किया कि होस्ट डूब रहा है, इसलिए अगर ब्रेन तक पहुंचा तो होस्ट मर जाएगा। इसलिए उसने ब्रीथिंग ट्यूब बन के उसे बचाया और इस तरह वे दोनों इस सिचुएशन में आ गए। फिर आदमी एलियन से कहता है कि उन्हें कॉम्बो मोड में स्विच करना चाहिए और जॉ का शेप बदलता है जिससे दोनों क्लियरली बात कर सके। आदमी कहता है कि उसे फाइनली अपने जैसा दूसरा पर्सन देखकर रिलीफ हुआ और शिन से हाथ की स्टोरी शेयर करता है, लेकिन शिन कहता है कि उन्हें इस बात पर कहीं और डिस्कस करना चाहिए। आदमी अपना नाम यूदा बताता है और अपने पैरासाइट का नाम जॉ से इंस्पायर्ड वर्ड प्ले है। वे हॉस्पिटल जाते हैं जहां शिन की स्टोरी सुनकर यूदा क्राई करने लगता है, जो उसे क्राइंग क्रायर कहकर टीज करता है। वो मिगी से ज़्यादा स्मार्ट लगता है और कहता है कि उसने मूवीज़ देखकर बहुत कुछ सीखा है। इसके बाद यूदा शिन को एनिमी ट्रैक करने में हेल्प करने का प्रपोजल देता है और शिन खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है। उस रात मिगी अचानक शिन को वेकअप करता है और कहता है कि यूदा और जॉ की वजह से वो डे टाइम में एक इम्पॉर्टेंट बात बताना भूल गया था। वो शिन को याद दिलाता है कि कैसे वो यूसेन बोल्ट की तरह दौड़ा और 3 मीटर जंप लगाई और कहता है कि इसके पीछे एक रीज़न है, लेकिन उससे पहले वो अपने बॉडी की कैपेबिलिटीज़ एक्सप्लेन करता है। मिगी बताता है कि उसका बॉडी स्प्लिट हो सकता है और हर पार्ट सेल्फ थिंक कर सकता है, लेकिन अगर पार्ट्स बहुत छोटे हों तो जल्दी डाई हो जाते हैं। इसलिए वो हमेशा उन्हें बॉडी में वापस लौटने का आदेश पहले से ही दे देता है। वो इसे एक डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से दिखाता है और शिन थोड़ा डर जाता है। फिर मैगी कहता है कि शिन के शरीर में सबसे छोटे हिस्से भी जीवित रह सकते हैं और अचानक शिन को इसका मतलब समझ में आ जाता है। मिगी कंफर्म करता है और कहता है कि उसने वही छोटे हिस्से इस्तेमाल करके शिन के दिल की रिपेयर की थी और अब वे उसके ब्लड स्ट्रीम का हिस्सा बन गए हैं। इसका मतलब अब शिन के शरीर का लगभग 30% हिस्सा एलियन सेल से बना है। शिन पूछता है कि क्या ये हिस्से उसके दिमाग तक भी पहुंच गए हैं, लेकिन मिगी कहता है कि वो निश्चित नहीं कह सकता। फिर मिगी पूछता है कि क्या शिन ने कोई अनयूजुअल फीलिंग महसूस की। शिन पहले तो साइलेंट रहता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि हॉस्पिटल में इमोशंस के बावजूद वो रो नहीं पाया था। उसे लगता है कि शायद अब वो धीरे धीरे कम ह्यूमन होता जा रहा है। अगले दिन माकी सीक्रेटली उसके पास आती है और शिन पूछता है कि क्या वो उसे नॉर्मल ह्यूमन जैसा लगता है। वो हाँ कहती है, लेकिन जब शिन सिर्फ मुस्कुराता है और कोई जवाब नहीं देता तो वो घबराती है और कहती है कि सीधे बोलो, ऐसा लगता है कि तुम अंदर ही अंदर रो रहे हो। तभी शिन को यूडा का फोन आता है जो कहता है कि उसने एनिमी को ट्रैक कर लिया है और उसे रोकने की कोशिश करेगा। शिन उसे जल्दी वापस आने को कहता है क्योंकि ये बहुत डेंजरस है और जैसे ही उसे पता चलेगा कि उसका पैरासाइट उसके दिमाग पर कंट्रोल नहीं कर सका, वो अटैक कर देगी। यूडा भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे फिट होने के लिए 2 महीने जिम में बिताने होंगे। नाबू को धीरे धीरे उसका पीछा कर रही है। इसी बीच शिन भी उसी दिशा में दौड़ता है, लेकिन मिगी अचानक रास्ते में सो जाता है। हालांकि वो जल्दी वेपन में ट्रांसफॉर्म होता है और शिन से कहता है कि बाकी का काम अब उसी पर डिपेंड है। इसी दौरान यूडा एक रॉक पर फंस जाता है और नाबू को वहां पहुंचती है। वो देखती है कि एक और होस्ट है जिसका ब्रेन अभी भी सेफ है, इसीलिए वो उसे मारने का फैसला करती है। वो अपनी शेप बदल लेती है जो को प्रभावित करता है, क्योंकि वो भी ऐसा ही करना चाहता था। लड़ाई शुरू होती है, लेकिन यूडा का फेस ऑकवर्डली चिपका होने के कारण जो केवल डिफेंसिव रह पाता है। उन्हें जल्दी पीछे धकेल दिया जाता है और फिर नाबू को उसके दिल पर स्ट्राइक करती है और उसे नीचे गिरा देती है। वो कहती है कि अब उसकी सर्टेन डेथ इनएविटेबल है, चाहे वो हाइब्रिड ही क्यों ना हो। यूडा और जो अनकॉन्शियस हो जाते हैं और नाबू को चली जाती है, लेकिन तभी वो एक वीक सिग्नल डिटेक्ट करती है जिससे उसे लगता है कि और भी एक पैरासाइट मौजूद है। शिन को जिंदा देखकर वो शॉक्ड होती है और कहती है कि उसे उसका सिर काट देना चाहिए था। शिन गुस्से में आता है और कहता है कि उसकी माँ की वॉइस में मुझे जान से
मारने की थ्रेट मत दो। वो लड़ने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही नाबुको शेप बदलती है वो उसका फेस नहीं देख पाता। नाबुको अचानक अटैक करती है, लेकिन अब शिन उसकी मूव्स क्लियरली देख सकता है। वो डॉज करता है और उसके पीछे जंप कर जाता है। नाबुको को डिसबिलीव होता है कि शिन इतनी फास्ट मूव कर सकता है। शिन उसके अटैक्स ब्लॉक करता है और चट्टान के एज तक पहुंच जाता है, जहां वो घायल यूडा को देखता है। शिन सोचता है कि अकेला व्यक्ति जो मुझे समझ सकता था वो अब डेड है, और वो फ्यूरियस हो जाता है। वो आगे बढ़ता है और अपनी तेज मूव से नाबुको को हर्ट कर देता है। शिन उसके सिर पर एम करता है और टेंटिकल्स काट देता है, लेकिन जब वो उसे खत्म करने की कोशिश करता है, नाबुको खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने हार्ट का इस्तेमाल करती है। शिन को अपने बर्न्ड मार्क दिखता है और उसकी माँ की मेमोरीज उसके माइंड में फ्लैश हो जाती हैं। वो रुक जाता है। नाबुको इसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाती है और अटैक करती है, जिससे शिन इंजर्ड हो जाता है। शिन स्ट्रगल करता है, क्योंकि जैसे ही नाबुको रिकवर करती है और खड़ी होती है, अचानक उसका सिर कटकर टुकड़े हो जाता है और शरीर समुद्र में गिर जाता है। ये यूडा और जो ने किया था और वे खुद सेफ रहते हुए ऊपर चढ़ जाते हैं। यूडा शिन को बताता है कि वो महिला उसकी रियल मदर नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे पर्सनली मारना नहीं चाहिए था। दूसरी तरफ पैरासाइट सोचता है कि यूडा कैसे बच गया। जो कहता है कि उसने नोटिस किया कि अटैक केवल हार्ट पर हो रही थी, इसलिए उसने टाइमली रिस्पॉन्स दिया। शिन फिर उस समुद्र की ओर देखता है जहां उसकी माँ का बॉडी गिरा है और सोचता है कि फाइनली सब खत्म हो गया है, लेकिन अंदर कुछ टूट गया है। जल्द ही काजुओ को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलती है और वे वापस उसी क्लिफ पर जाते हैं जहां सब हुआ था। काजुओ शिन से कहता है कि उसकी माँ अभी भी उसे लव करती है। शिन पूछता है कि क्या नाबुको को उस हॉरिबल ड्रीम में दर्द हुआ था। काजुओ जवाब देता है कि सब इंस्टेंट हुआ और उसकी डेथ पेनलेस रही। वो रोता है, लेकिन शिन को खुशी है कि कम से कम उसकी माँ सफरिंग फ्री रही। अचानक अंदर का टेंशन डिसअपियर हो जाता है और वो वहीं सो जाता है। बाद में वो सिटी लौटता है और इस बार मुरानो और काना दोनों महसूस कर सकती हैं कि वो अब पूरी तरह ह्यूमन नहीं रहा। मुरानो दौड़कर उसके पास आती है और शॉक्ड होती है कि वो टॉल हो गया है और उसका अपीयरेंस भी बदल गया है, जैसे उसे सेकेंड यूथ मिल गई हो। दूसरी तरफ तामिया को एक नया कंपेनियन मिलता है जो एक टीनेज लड़के के बॉडी में एंटर करता है और वो उसे शिन पर नजर रखने को कहती है, लेकिन किल करने के लिए नहीं। लड़का पूछता है कि वो उसकी इतनी केयर क्यों करती है और वो जवाब देती है कि वो डेंजरस है, लेकिन डेटा कलेक्ट करने और उनकी स्पीशीज समझने के लिए उसे अभी भी अलाइव रखना जरूरी है। इसी बीच काना ने शिन पर और भी ज्यादा फोकस करना शुरू कर दिया है, यहाँ तक कि उसकी फोटो अपने वॉलपेपर में भी यूज कर रही है। वो शिन के स्कूल में आते ही झगड़े की तरफ पड़ता है। अनजाने में ही शिन के पर्सनालिटी में भी सुन जिन वू जैसा बदलाव आ चुका है। अब वो पहले जैसा स्ट्रिक्ट नहीं रहा और मित्सुओ से जल्दी बात करने को कहता है, क्योंकि उसके पास पूरा दिन नहीं है। गुंडा पूछता है कि क्या उसने काना के साथ कोई रिलेशन बनाया है, और शिन जवाब देता है कि यात्रा के बाद से उसने उसे देखा तक नहीं है। मित्सुओ को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता और वो तुरंत अटैक कर देता है, लेकिन शिन एफर्टलेसली बच निकलता है और उसे गिरा देता है। कहता है कि अब सर्कमस्टांसेस बदल चुके हैं, हार मान लो। मित्सुओ स्टबनली अटैक करता रहता है, लेकिन शिन अपनी हाइपर इंट्यूटिव एबिलिटी का इस्तेमाल करके उसे बिना चोट पहुंचाए ही हराता है। तभी मुरानो वहां आती है और शिन डिसाइड करता है कि अब वहां से निकलना ही बेहतर है, लेकिन मुरानो उसके चेंज्ड पर्सनालिटी को नोटिस कर लेती है। वो पूछती है कि क्या यात्रा के दौरान कुछ हुआ या वो अभी भी वही शिन है। शिन शांत होकर कहता है कि वो खुद से भी यही सवाल पूछ रहा है। फिर वे मार्केट में घूमने निकलते हैं और काना भी वहीं होती है। वो एंटिसिपेट करती है कि शिन सीढ़ियों से उसके बगल में आएगा और गैस बिल्कुल सही होता है। वो उससे मिलने के लिए एक्साइटेड होती है, लेकिन मुरानो को देखकर जल्दी ही डिसअपॉइंटेड हो जाती है। शिन घर लौटता है और देखता है कि उसके पिता की कंडीशन अभी भी वैसी ही है। शराब की लत ने उनकी हालत बिगाड़ दी है, इसलिए शिन कहता है कि उनके लिए एक मेड हायर करनी चाहिए। लेकिन काजू उसकी स्ट्रिक्ट बात पर विश्वास नहीं कर पाता और कहता है कि वो जो चाहे करे। अगले दिन शिन मुरानो के साथ स्कूल जाते हुए अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हियरिंग एबिलिटी टेस्ट करता है। वो दूर से किसी की मदद की आवाज़ सुनता है और तुरंत वहां पहुंचता है। सड़क पर वो एक इंजर्ड पपी पाता है। मिगी कहता है कि पपी इतना गंभीर रूप से घायल है कि बच नहीं पाएगा। शिन उसे उठाकर बगीचे में ले जाता है ताकि उसके अंतिम पल थोड़े आरामदायक हों। मुरानो भी वहां आती है और कहती है कि उसने सोचा था कि शिन बदल गया है, लेकिन पपी को बचाने से पता चलता है कि वो अभी भी काइंड हार्टेड है। लेकिन जल्दी ही शिन उसकी एक्सपेक्टेशंस तोड़ देता है। जैसे ही पपी मर जाता है, वो उसे कामली ट्रैश में फेंक देता है। मुरानो डर जाती है, ये समझ नहीं पाते हुए कि शिन ऐसा कैसे कर सकता है। शिन शांत होकर कहता है, अब वो पपी नहीं रहा, बस मांस का डेड लंप है। मुरानो फ्रस्ट्रेटेड होकर रोते हुए चली जाती है और कहती है कि शिन फाइनली बदल गया है। शिन कंफ्यूज रहता है कि उसने क्या रॉन्ग किया। ये टिपिकल बॉयज बिहेवियर की तरह है, इसलिए वो अपने बेस्ट फ्रेंड मिगी से सलाह लेने जाता है। मिगी लॉजिकली बताता है कि शिन ने टेक्निकली कोई गलत बात नहीं की, फिर भी ये उसका पुराना सेल्फ नहीं है, क्योंकि ओल्ड शिन कभी किसी पपी को मीट चंक नहीं कहता।
शिन को अपनी गलती का एहसास होता है। वो मिगी को धन्यवाद देता है और पपी को प्रॉपर तरीके से बरी करता है। हालांकि अब भी उसे लगता है कि डेड बॉडी पेड़ को न्यूट्रिएंट्स कैसे प्रोवाइड करेगी। बाद में वो मुरानो की क्लास के बाहर वेट करता है, लेकिन जैसे ही उसे देखता है वो भाग जाती है। इसलिए शिन उसे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ देता है। मिगी उसे वार्न करता है कि आसपास एक और एलियन है। शिन अलर्ट हो जाता है, लेकिन मिगी कहता है कि ये एनिमी नहीं है बल्कि तामिया टाइप का है। शायद वो कोऑपरेट करे और मिलना चाहे। थोड़ी देर में एलियन अराइव करता है और शिन उससे कन्फ्रंट करता है। तभी स्कूल का बुली आता है और एलियन को इंटरप्ट करने के लिए पंच मार देता है। फिर बुली अपना इंट्रोडक्शन हिडेओ के रूप में देता है और कहता है कि वो शिन और मिगी का फ्रेंड बनना चाहता है। शिन थोड़ा सरप्राइज होता है। हिडेओ आगे कहता है कि आज उनकी जिम क्लास साथ है और वो शिन की एबिलिटीज चेक करना चाहता है। क्लास में वे दौड़ लगाते हैं। शिन अपनी स्पीड कंट्रोल करता है ताकि नॉर्मल लगे, लेकिन हिडेओ अपनी टैलेंट हाइड नहीं करता और लगभग नेशनल रिकॉर्ड तोड़ देता है। क्लास के बाद हिडेओ प्राइवेटली शिन से कहता है कि खेल बहुत कूल थे, लेकिन शिन को इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो पूछता है कि क्या तामिया ने उसे मारने के लिए भेजा था। हिडेओ बताता है कि उसका नाम चेंज हो गया है और उसने ही भेजा था, लेकिन शिन को हार्म करने के लिए नहीं। वो कहता है कि वो किसी को हर्ट नहीं करना चाहता और ये भी बताता है कि महीनों से उसने किसी ह्यूमन को हर्ट नहीं किया, क्योंकि उसने ऑल्टरनेट टाइप का मीट खाना सीख लिया है जो सभी के लिए सेफ है। शिन को विश्वास करना मुश्किल लगता है, लेकिन हिडेओ जोर देकर कहता है कि कुछ पैरासाइट्स ह्यूमंस के साथ पीसफुली कोएग्जिस्ट करना चाहते हैं। मिगी उसकी बात पर हाफ बिलीव करता है, लेकिन फिर कहता है कि अब बातचीत खत्म होनी चाहिए क्योंकि उसे नींद आ रही है और वो नहीं चाहता कि हिडेओ को पता चले। शिन फिर मुरानो की क्लास में उससे दोबारा मिलता है, लेकिन पैरासाइट्स के बारे में सोचते सोचते वो एंग्री हो जाता है। जब मुरानो रिकंसिलिएशन के लिए अप्रोच करती है तो वो उसका एंग्री फेस देखकर क्वाइटली चली जाती है। शिन डिसअपॉइंटेड होता है। वहीं काना स्कूल के बाद शिन का इंतजार करती है, मानते हुए कि वो उसका क्लोज कंपेनियन है और उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है जिससे वो उसे डिटेक्ट कर सकती है। जैसे ही उसे शिन का प्रेजेंस फील होता है वो खुशी से ग्रीट करती है, लेकिन हिडेओ सडनली वहां निकलता है। काना कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि वो श्योर थी कि ये शिन है। हिडेओ क्यूरियस होता है कि बिना देखे उसने कैसे अज्यूम किया कि शिन और वो सेम है, लेकिन काना जवाब देने से इनकार कर देती है। हिडेओ सच्चाई जानने के लिए उसे फोर्स करने लगता है और काना हेल्प के लिए स्क्रीम करती है। लकीली शिन वहां से गुजर रहा होता है और उसकी स्क्रीम सुनकर तुरंत पहुंचता है। काना उसके पास दौड़ती है और शिन हिडेओ से पूछता है कि वो क्या कर रहा है। वो जवाब देता है कि बस उस लड़की से बात करना चाहता था क्योंकि वो समझदार है, लेकिन शिन उसे जल्दी याद दिलाता है कि अगर उसके आसपास के लोगों को कुछ हुआ तो सबसे पहले हिडेओ को ही टारगेट करेगा। हिडेओ एक बार फिर कहता है कि उसका लड़ने का कोई इंटेंशन नहीं है और बस चला जाता है, ये नोटिस करते हुए कि शिन के राइट हैंड से एक सटल सिग्नल आ रहा है। इसके बाद काना शिन को थैंक्स देती है और तभी मुरानो वहां से गुजरती है। काना डर के मारे जोर से शिन से कहती है कि उसे स्टेशन तक ड्रॉप करे। शिन मान जाता है, लेकिन जब वो पीछे मुड़ता है तो मुरानो को भागते हुए देखता है और अपनी गलती का रियलाइजेशन बहुत देर से होता है। अब उसके पास कोई चॉइस नहीं बचता, बस काना को स्टेशन तक छोड़ना। स्टेशन तक जाते समय काना कहती है कि वो उसे फील कर सकती है, लेकिन मानती है कि आज उसका रडार सही काम नहीं कर रहा था। शिन उसे बताता है कि ये अच्छा संकेत नहीं है क्योंकि वो एक डेंजरस वेवलेंथ फील कर रही थी और उसे उससे दूर रहने की एडवाइस देता है। इसके बाद शिन घर लौटता है और देखता है कि काजू अभी भी नशे में धुत है। काजू पूछता है कि वो इतना ताकतवर कैसे हो गया और कहता है कि शिन लोहे के जैसा लग रहा है, जिससे उसे खुद भी कल्पना से ज्यादा इमोशनल चोट पहुंचती है। अगले दिन काना शिन के एडवाइस इग्नोर करते हुए पीछे मुड़ती है, सोचकर कि वो आसपास है, लेकिन वहां उसे हिडेओ मिल जाता है और वो भागने की कोशिश करती है। तभी मित्सुओ भी पहुंच जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड का पीछा करने के लिए हिडेओ से लड़ने लगता है। काना बार बार वार्न करती रहती है कि लड़ाई ना करे, लेकिन वो हिडेओ के साथ सुनसान जगह पर चला जाता है और वहां उसकी प्रॉपर बीटिंग होती है। हिडेओ से चेतावनी देता है कि नेक्स्ट टाइम पीछे ना आए, वरना अगली बार वो उसे निश्चित रूप से मार डालेगा। हालांकि उसे पता नहीं होता कि शिन की फ्रेंड ताकई भी सीक्रेटली उसका पीछा कर रही थी, क्योंकि उसे शिन पर नया क्रश हो गया है। दूसरी ओर शिन स्कूल जाता है और नोटिस बोर्ड घूरता है जहां पहली बार मुरानो से मिला था, लेकिन वो उसे एक बार फिर इग्नोर कर देती है। हिडेओ भी पास में है और उसे मिगी से सटल सिग्नल मिलता है, जिससे उसे शक होता है। वो मिगी की रिएक्शन जानने के लिए अटैक करना चाहता है, लेकिन कुछ नहीं होता और वो सोचता है कि मिगी में कुछ फिशी है या बस वो नाइव है। उस दिन जब शिन घर लौटता है तो वो अपने पिता को एक गवर्नमेंट ऑफिसर से मिलते हुए पाता है। वो ऑफिसर उसकी मॉन्स्टर वाली कहानी पर विश्वास करता है, लेकिन कहता है कि इसे पब्लिक नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे पैनिक फैल जाएगा।
वो कहता है कि ये प्रॉब्लम ग्लोबल है और काजू को एडवाइस देता है कि वो पैरासाइट्स को ह्यूमंस के बीच हिडन वाइल्ड मॉन्स्टर्स के रूप में समझे। वे काजू के डिस्क्रिप्शन पर एक स्केच भी बनवाते हैं और आर्टिस्ट उस क्रीचर का एक्यूरेट फेस ड्रॉ करता है। इसी बीच तामिया अपना रूप बदल लेती है और एक इंटेलिजेंट पैरासाइट से मिलती है। वो कहती है कि अगर वे बिना सोचे समझे ह्यूमंस को खाए रहेंगे तो उनके खिलाफ रिटेलिएशन होगी। वो आदमी एग्री करता है और कहता है कि उसने ही इस लेवल की सोच रखी है। जब वो उनसे पर्पस के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि ह्यूमंस पृथ्वी के लिए पॉइजन है और वे यहाँ पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए आए हैं। घर लौटकर शिन के पिता फाइनली डिसाइड करते हैं कि उसे ट्रुथ बता दें और सब कुछ डिस्क्लोज कर देते हैं। शिन साइलेंसली सुनता है और सिर हिलाता है, लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं बताता। दूसरी ओर स्केच बनाने वाला आर्टिस्ट ताकई का भाई निकलता है। एक रात ताकई सोते समय उसकी नोटबुक में झांककर पैरासाइट का स्केच देखता है। वो अचानक जाग जाता है और स्केच वापस ले लेता है, कहते हुए कि ये टेस्ट का पार्ट है। अगले दिन ताकई हिदेयो को अकेला देखती है और उसकी निगरानी करने लगती है। फिर अचानक एक स्ट्रे बेसबॉल उसके सिर पर लगती है और ब्रूस छोड़ देती है। वो जल्दी रिकवर करता है और ये देखकर ताकई अलार्म्ड हो जाती है, महसूस करते हुए कि कुछ अनयूजुअल है। इसी बीच शिन डिसाइड करता है कि मुरानो से बात करके मामला सुलझा ले, लेकिन जैसे ही वो ऐसा करने वाला होता है, मिगी उसे वार्न करता है कि हिदेयो अग्रेसिव हो रहा है। दरअसल मित्सुओ का लैंग बदला लेने आया है और वो उन्हें मारने के लिए रेडी है। शिन तुरंत दौड़ पड़ता है उन्हें रोकने के लिए, जबकि मुरानो कंफ्यूज रहती है। दूसरी तरफ हिदेयो भी सब कुछ नोटिस करता है और लड़कों को एक साथ अटैक करने का ऑर्डर देता है, क्योंकि वो शिन का इंतजार नहीं करना चाहता। अचानक शिन वॉल जंप करके वहां पहुंच जाता है और हिदेयो शॉक्ड होता है, सोचते हुए कि शिन इतनी जल्दी कैसे पहुंच गया। शिन कन्फ्रंट करता है और पूछता है कि क्या वो फाइनली अपना रियल फॉर्म शो कर रहा है। हिदेयो कहता है कि इसमें उसकी गलती नहीं, लड़ाई लड़कों ने शुरू की थी। शिन उसे जाने देता है, कहता है कि वो मैटर खुद सुलझा लेगा। हिदेयो उसके एडवाइस मानते हुए लड़कों के इंसल्ट्स इग्नोर करते हुए चला जाता है। फिर गुंडे शिन का मजाक उड़ाते हैं कि वो अपने फ्रेंड की प्रोटेक्शन कर रहा है, लेकिन शिन गुस्से में कहता है कि हिदेयो उसका फ्रेंड नहीं है। वो सबको घर जाने और अपनी सेफ्टी के लिए हिदेयो को टारगेट न करने की चेतावनी देता है। मित्सुओ उसकी बात मान जाता है, बाकी लड़के नहीं। तभी शिन सबसे पावरफुल बुली को चैलेंज करता है। वो लड़का अचानक शिन पर अटैक करता है, लेकिन शिन एफर्टलेसली उसका पंच ब्लॉक कर लेता है। जैसे ही वो शिन की आर्म क्रश करने वाला होता है, उसे उनकी स्ट्रेंथ में डिफरेंस समझ आता है। वो तुरंत रिट्रीट करता है और अपने गैंग को फॉलो करने को कहता है, क्योंकि दे कांट विन। इसके बाद शिन स्कूल लौटता है और देखता है कि मुरानो उसका बैग पकड़े इंतजार कर रही है। वे रिकंसाइल करने ही वाले थे कि शिन अचानक उसे हक कर लेता है, क्योंकि हिदेयो अभी भी वहां पर मौजूद था। वो शिन से पूछता है कि उसने उन गुंडों के साथ क्या किया, और शिन गुस्से में जवाब देता है कि ये उसका काम नहीं है। हिदेयो वहां से चला जाता है और मुरानो धीरे से शिन से कहती है कि उसने उसका हाथ चोट पहुंचाई। शिन माफी मांगता है और हाथ छोड़ते हुए कहता है, हिदेयो देखने में तो नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर से बहुत परेशान है। मुरानो उसे शांत करने की कोशिश करती है और कहती है, अब सच में तुम बदल गए हो। वो उसकी तरफ देखकर पूछती है, क्या तुम सच में वही शिन हो? शिन अचानक भड़क जाता है और चिल्लाता है, चुप रहो, जिससे मुरानो रोते हुए वहां से भाग जाती है। फिर शिन अकेले बैठकर उदास महसूस करता है। उसे लगता है कि उसके दिल के अंदर जो खालीपन है वही उसे अंदर से खा रहा है। मिगी उसके पास आता है और कहता है, शिन, तुम अब फिजिकल और मेंटल दोनों रूप से स्ट्रांग हो और इससे फर्क नहीं पड़ता कि बाकी लोग क्या सोचते हैं। इसी बीच तकाई अभी भी हिदेयो का पीछा कर रही होती है और आखिरकार वो उसका असली रूप देख लेती है। वो भयभीत हो जाती है, क्योंकि उसने चेहरा बदलने वाले राक्षसों की कहानियां सुनी होती हैं। वो घर भागती है और अपने भाई से पूछती है, जो बताता है कि वे इंसानी शरीर पर कब्जा कर सकते हैं और इंसानों को खा सकते हैं। तकाई को यकीन हो जाता है कि हिदेयो एक राक्षस है, लेकिन वो डरी और अनसर्टेन भी है। वो डिसाइड करती है कि पहले उससे बात करेगी, और ये उसकी थोड़ी फूल हार्डी चॉइस होती है। अगले दिन स्कूल में तकाई हिदेयो को मिलने बुलाती है और अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए एसिड की बोतल भी साथ लाती है। हिदेयो आता है और पूछता है, तुमने मुझे क्यों बुलाया? वो कहती है, मुझे तुम पसंद हो, लेकिन मैंने तुम्हें अजीब हरकतें देखी हैं। क्या तुम सच में कोई राक्षस हो जो इंसानों को खाता है? हिदेयो हंसता है, अगर मैं हूं भी तो क्या हुआ? तकाई फटकारती है, तुम बिना किसी को नुकसान पहुंचाए घर वापस जाओ। हिदेयो का राज खुलते ही वो क्रोधित हो जाता है और अपना असली रूप दिखाते हुए हमला कर देता है। इसी समय मिगी तुरंत शिन को चेतावनी देता है। शिन फ्यूरियस होता है क्योंकि तकाई ने इतनी केयरलेसनेस दिखाई है, और वो कक्षा से बाहर दौड़ता है। तकाई घबरा चुकी है क्योंकि हिदेयो ने अपना असली रूप दिखा दिया है। वो उसे रोकता है और कहता है, अगर तुम कोऑपरेट करोगी तो पेनलेस डेथ की गारंटी है। वो उस पर अटैक करता है, लेकिन तकाई समहाउ लड़खड़ाकर बच जाती है। फिर उसे अपनी बोतल मिलती है और हताशा में वो उसे फेंक देती है।
हिदेयो हवा में ही बॉटल काट देता है, लेकिन एसिड गिरने से उसका चेहरा जल जाता है। वो दर्द से चीखता है और उसका रूप और भी ग्रोटेस्क हो जाता है। तकाई इस मौके का फायदा उठाकर भाग जाती है। वो खिड़की से बाहर निकलती है और नीचे खड़े स्टूडेंट्स उसे नोटिस करते हैं, लेकिन तभी अचानक एक टेंटिकल अटैक आता है। तकाई डर के मारे नीचे कूद जाती है, लेकिन एक ट्री उसे गिरने से बचा लेता है। स्टूडेंट्स उसकी सेफ्टी चेक करने दौड़ते हैं और ऊपर जाकर देखना चाहते हैं कि क्या हुआ। इसी बीच हिदेयो पैनिक में है क्योंकि एसिड ने उसकी बॉडी को डैमेज कर दिया है। उसका डिस्टॉर्टेड फेस और ब्रोकन टिश्यूज उसे सोचने नहीं देते और वो अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाता। मिगी तुरंत शिन से कहता है कि अब जल्दी करना होगा। ऊपर जाने वाले स्टूडेंट्स और टीचर्स डिस्टॉर्टेड हिदेयो से टकराते हैं। हिदेयो भागने से पहले उन सभी को मार देता है। मिगी तुरंत शिन को जानकारी देता है। बाकी टीचर्स शॉक में पुलिस को कॉल करते हैं। मिगी महसूस करता है कि हिदेयो अब मुरानो की क्लास की ओर बढ़ रहा है। शिन और मिगी तुरंत वापस दौड़ते हैं, लेकिन एंट्रेंस पर घबराई हुई क्राउड मिलती है। मिगी कहता है कि उन्हें भीड़ का इस्तेमाल सेफ इवैक्यूएशन के लिए करना चाहिए, लेकिन टीचर्स पैनिक में हैं और कहते हैं कि एक क्लास गायब है। शिन इंस्टेंटली समझता है कि ये मुरानो की क्लास है और वहां उसे ढूंढने के लिए दौड़ता है। ऊपर जाते हुए वो देखता है कि स्टूडेंट्स डर के मारे नीचे भाग रहे हैं, लेकिन मुरानो उनमें नहीं है। वो पैनिक में आता है और नीचे जमीन पर पहुंचकर लाशों का ढेर देखता है। उसका दिमाग एक पल के लिए ब्लैंक हो जाता है और वो डर से चीख उठता है। मिगी उसे काम करने और अपनी ब्रीजिंग कंट्रोल करने को कहता है। शिन सोचता है कि अब वो कितना बदल चुका है। वो तुरंत फोकस करता है और हिदेयो को खुद मारकर मुरानो को बचाने की कसम खाता है। वो आगे बढ़ता है और मुरानो जैसी दिखने वाली एक सिलुएट देखता है, लेकिन फॉर्चुनेटली ये कोई और ही होती है। वो अपनी एनहांस्ड हियरिंग का इस्तेमाल करके 3 लोगों का लोकेशन पता करता है और जब पहुंचता है तो उनमें मुरानो भी होती है। जैसे ही वो उसे देखती है, वो उसे टाइट हक करती है। शिन कहता है, हमें जल्दी निकलना होगा। बाकी स्टूडेंट्स पैनिक में है क्योंकि नरसंहार उसी डायरेक्शन में हुआ था। उन्हें डर है कि शिन भी उन राक्षसों में से एक हो सकता है, इसलिए वो विपरीत दिशा में भागते हैं और जल्द ही मारे जाते हैं। हिदेयो पास है, लेकिन शिन मुरानो को पकड़कर खाली क्लास में ले जाता है। फिर खिड़की से कूदता है, स्कूल की फेंस पार करता है और उन्हें सेफ स्पॉट पर पहुंचाता है। मुरानो अभी भी डरी हुई और ट्रेम्बलिंग है, तो शिन धीरे से उसे रीअश्योर करता है। वो इमरजेंसी सर्विसेज को इन्फॉर्म करने के बाद वापस स्कूल की ओर चलता है। अब तक पुलिस ने पूरे एरिया को कॉर्डन कर दिया है, तो इसलिए अंदर जाना आसान नहीं है। लेकिन मिगी पूछता है, क्या वो अभी भी फाइट करना चाहता है? शिन फर्मली कहता है, यस, इसे खत्म करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मिगी को यकीन था कि पुलिस आखिरकार हिदेयो को पकड़ लेगी, लेकिन शिन ने देखा कि हिदेयो कई पुलिस ऑफिसर्स को मारकर घायल अवस्था में छत की ओर भाग जाता है। शिन डिसाइड करता है कि हिदेयो को हराने का सिर्फ एक तरीका है, उसे स्नाइपर की तरह निशाना बनाना। इसलिए वो पकड़े जाने से बचते हुए 300 मीटर दूर चला जाता है। वो पेशेंस के साथ इंतजार करता है कि हिदेयो छत पर आए, फिर अपनी ताकत और मिग्गी के एम्बॉट की मदद से एक पत्थर को लिटरली बुलेट की तरह दाग देता है। पत्थर सीधे हिदेयो के दिल में लग जाता है और कुछ ही देर बाद पुलिस को उसका शव मिलता है। बाद में न्यूज में बताया गया कि हिदेयो शराब का एडिक्टेड था और उसने एक वायलेंट अटैक किया जिसमें कई स्टूडेंट्स मारे गए। सरकार ने डिसाइड किया कि सच को दबाना ही बेहतर है। मिग्गी कहता है कि ये स्मार्ट मूव था, क्योंकि ट्रेडिशनल तरीके से इंसानों में पैरासाइट्स का पता लगाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। शिन कहता है कि अब उन्हें ह्यूमंस की हेल्प करनी होगी, लेकिन मिग्गी इनकार करता है और याद दिलाता है कि उसकी पहली प्रायोरिटी अपनी सेफ्टी और अपनी आइडेंटिटी को हाइड रखना है। उसी समय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स सीक्रेट मीटिंग में आगे की स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे हैं। कुछ आर्ग्यू करते हैं कि उन्हें पब्लिक के सामने पैरासाइट्स के एग्जिस्टेंस की अनाउंसमेंट करनी चाहिए। एक साइंटिस्ट सजेस्ट करता है कि पैरासाइट सेल्स केवल कांस्टेंट ब्लड सप्लाई में सर्वाइव कर सकती हैं, स्पेशली अगर बॉडी पार्ट स्मॉल हो। वो कहता है कि बाल निकालकर टेस्ट करना सबसे आसान है। अगर पैरासाइट है तो बाल स्ट्रगल करेंगे और डाई हो जाएंगे, लेकिन ह्यूमन हेयर बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेगा। सभी अग्री करते हैं कि ये ब्रिलियंट आइडिया है और साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट भी कर दिया जाता है। इस बीच सारी केओस के बाद शिन और मुरानो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, लेकिन शिन उसे कभी अपनी पूरी ट्रूथ नहीं बताता। वो कहता है कि तीसरी फ्लोर से जंप करके फेंस पार करना सिर्फ एड्रेनलिन का इफेक्ट था और मुरानो उस पर ट्रस्ट कर लेती है। तभी उनके सामने 2 बच्चे खेल रहे होते हैं, बाल खींचकर ग्रीट कर रहे हैं, जो अब ये न्यू आइडेंटिटी चेकिंग मेथड बन चुका है। हालांकि ये डेंजरस साबित हो सकता है, क्योंकि आइसोलेटेड प्लेसेस में पाए जाने वाले पैरासाइट्स उन अनलकी लोगों को मार कर खा जाते हैं जो उनके सीक्रेट को जान जाते हैं। दूसरी ओर काना ड्रीम में देखती है कि वो एक प्रिंसेस है फूलों के गार्डन में, और अचानक मॉन्स्टर्स उस पर अटैक करते हैं। लकीली शिन वहां प्रिंस की तरह आता है और मॉन्स्टर्स को मारकर उसे बचाता है। लेकिन जैसे ही वे लगभग एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं, काना घबराकर जाग जाती है। अब वो डेलिल्यू की लास्ट बॉस बन चुकी है और समझ जाती है कि ड्रीम का कोई इंपॉर्टेंट मीनिंग है। बाद में वो हिदेयो से जुड़ी स्कूल की इंसिडेंट की न्यूज़ पढ़ती है और शिन की वार्निंग याद करती है, जिससे उसे डाउट होता है कि कहीं शिन खुद इन्वॉल्व तो नहीं।
अचानक उसे शिन के पास जाने का एहसास होता है और वो सीक्रेटली उसके पास जाती है। वो उसके बाल खींचने की कोशिश करती है, लेकिन शिन उसे रोक देता है। शिन इसे रूड मानते हुए अंत में अनुमति दे देता है। बाल कोई रिएक्शन नहीं दिखाते, लेकिन काना इसे अपनी लकी चार्म मानकर रख लेती है। फिर वो शिन से पूछती है कि क्या वो हिदेओ के बारे में कुछ जानता है, लेकिन शिन डिनाई कर देता है। शिन सोचता है कि क्या वो काना पर सच के साथ ट्रस्ट कर सकता है, क्योंकि वो स्पेशल लगती है। लेकिन वो जानता है कि मिग्गी जाग गया है और इसे अप्रूव नहीं करेगा। इसलिए शिन कहता है कि जब भी उसे उसकी प्रेजेंस फील हो, वो उससे दूर रहे, क्योंकि कोई मॉन्स्टर सामने हो सकता है। लेकिन काना इसे इग्नोर कर देती है और कहती है कि बस बाल तोड़कर देखेगी। इससे शिन इतना गुस्सा हो जाता है कि उसे वॉल से धक्का देता है और चिल्लाता है, ऐसा मत करो। बाद में वो काम होता है और एक्सप्लेन करता है कि ये डेंजरस है। काना अंदर ही अंदर खुश होती है कि शिन उसके लिए कंसर्न्ड है। तभी मिग्गी कहता है कि उन्हें बात करनी है और शिन भाग जाता है, अनअवेयर कि मुरानो दूर से सब देख रही है। मिग्गी शिन को वार्न करता है कि अब काना से और इंटरैक्ट मत करना। तभी काना मुरानो को देख लेती है और वे डिस्कस करने का डिसाइड करती है। मुरानो पूछती है कि क्या काना को लगता है कि शिन रिसेंटली बहुत चेंज हो गया है। काना कहती है कि वो हमेशा से ही इतना एग्रेसिव रहा है। काना जानती है कि मुरानो शिन को पसंद करती है, लेकिन उसके वरिड फेस से पता चलता है कि कुछ ठीक नहीं है। इससे काना को होप मिलता है कि अभी भी उसकी जो चांस है। शहर के दूसरे हिस्से में एक बल्कि आदमी जो सिर्फ अंडरवेयर और वेस्ट में है, याकुजा ऑफिस में घुसता है। वो गार्ड से पूछता है अंदर कितने लोग हैं। जब गार्ड उसे रोकता है तो वो अपने फेस पर टेरिफाइंग स्माइल लिए मना कर देता है। गुंडा उसे सबक सिखाने अटैक करता है, लेकिन वो आदमी उसका सिर वॉल पर पटक देता है और अंदर घुसकर सभी का मैसेकर कर देता है। वो बुलेट से बचता है, बिना सिर्फ अपने बेयर हैंड से लोगों को टीयर करता है। अचानक एक आदमी स्वॉर्ड से उसे हर्ट करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वो अपनी मसल स्ट्रेंथ से स्वॉर्ड तोड़ देता है और उसे किसी के हेड में फेंक देता है। वो काउंटिंग करता है और आगे बढ़ते हुए बाकी गूंस को मारता है। हर बार जब उसे बुलेट लगती है, वो इसे नोट करता है। अंत में उसे सिर्फ 3 बार बुलेट लगती है और वो सोचता है कि ये काफी गुड रिजल्ट है। बाकी गूंस डर जाते हैं, लेकिन पूछते हैं कि वो क्या कर रहा है। वो कामली बताता है कि ये उसका एक्सपेरिमेंट है, देखने के लिए कि वो वेपनाइज्ड गैंग को मारने से पहले कितना स्ट्रांग है। बाहर लाशें देखकर लोग इमारत के चारों तरफ जमा होते हैं और पुलिस को बुलाते हैं। ब्लड सोक्ड आदमी बाहर निकलते देखकर वे पैनिक में आते हैं, लेकिन फुलिशली वे उसका पीछा करते हैं। वो एक कॉर्नर से गायब होता है, पीछे से किसी को पकड़कर उसका रूप लेता है, फिर वापस आ जाता है। वो कामली अपनी कार की ओर चलता है और उसका क्लेवर ड्राइवर उसके बॉस के पास ले जाता है, जो इस स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से बहुत खुश है। दूसरी ओर शिन और मुरानो अपनी पहली डेट पर जाते हैं, लेकिन जल्द ही माहौल ऑकवर्ड हो जाता है जब मुरानो शिन के बदले हुए रूप का जिक्र करती है और कहती है कि शायद ट्रिप के बाद वो पहले जैसा नहीं रहा। जैसे ही यात्रा का मेंशन होता है, शिन अचानक उठकर चला जाता है। बाद में वे आराम करने के लिए एक बेंच पर बैठते हैं और देखते हैं कि एक बच्चा रो रहा है क्योंकि वो अपनी माँ के साथ नहीं चल पा रहा। वो अपनी माँ को फूल कहता है और पहले से ही थकी हुई महिला गुस्से में आकर थप्पड़ मारने की कोशिश करती है। इससे शिन के मन में अपनी माँ की पेनफुल यादें ताज़ा हो जाती हैं और वो अपने दिल के दर्द के बारे में बड़बड़ाने लगता है। मुरानो उसकी चिंता करती है और जैसे ही वो उसका नाम पुकारती है, शिन अचानक काम हो जाता है। वे दोनों इसी सोच के साथ घर लौटते हैं और शिन सोचता है कि क्या मिगी की सेल्स के साथ फ्यूजन होने के कारण उसकी इमोशंस खत्म हो गई हैं। हालांकि वो पूरी तरह कॉन्फिडेंट है कि वो अब भी मुरानो को पसंद करता है और ये फीलिंग्स पूरी तरह उसकी अपनी हैं। घर लौटते समय काना अचानक शिन को फील करती है और दौड़कर उसके पास जाती है, जहां वो उसे मुरानो को चूमते हुए देखती है। ये देखकर उसका दिल टूट जाता है और वो साइलेंटली चली जाती है। दूसरी ओर मुरानो शिन को गुड बाय कहती है, लेकिन मन ही मन रोने लगती है क्योंकि उसे अभी भी यकीन नहीं है कि जो उसके साथ है वही असली शिन है या नहीं। उस रात काना रेस्टलेस हो जाती है और शिन को कॉल करती है, कहती है कि वो उससे बात करना चाहती है। अगले दिन शिन उससे मिलने जाता है, लेकिन स्टेशन पर मिगी को अचानक अपने जैसे 5 पैरासाइट्स दिखते हैं। शिन घबरा जाता है क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। मिगी कहता है कि उन्होंने भी उसे देख लिया है, लेकिन अभी वे अग्रेसिव नहीं हैं। जैसे ही वे करीब आते हैं, मिगी को टोटल 8 पैरासाइट्स दिखाई देते हैं, 6 स्टेज पर और 2 नीचे खड़े। शिन झांक कर देखता है और पाता है कि एक मेयरल कैंडिडेट अपने सपोर्टर्स के साथ एनवायरमेंटल पॉलिसीज का प्रचार कर रहा है। वो सोचने लगता है इनमें से कौन पैरासाइट हो सकता है। तभी अचानक उसकी नज़र उस मैसेकर करने वाले व्यक्ति से मिलती है और दोनों एक दूसरे को पैरासाइट समझ लेते हैं। शिन घबरा जाता है, लेकिन मिगी कॉन्फिडेंट है कि वो अटैक नहीं करेगा क्योंकि उसमें इंटरेस्ट नहीं है। शिन तुरंत भागने का फैसला करता है, लेकिन उसकी मुलाकात काना से हो जाती है। वो पूछती है कि वो यहाँ क्यों है और वो कहती है ये तो फूलिश क्वेश्चन है क्योंकि वो यहीं रहती है और उसी ने उसे बुलाया था। शिन को याद आता है, लेकिन अब वो उसके बारे में बहुत वरीद हो जाता है।
बाद में शिन और मिगी घर लौटते हैं और पॉलिटिशियन हीराकावा के बारे में डिस्कस करते हैं। वे सोचता है कि क्या वो पैरासाइट है और ऐसे व्यक्ति को मेयर बनने का इंटरेस्ट क्यों होगा। मिगी कहता है कि शायद वो सचमुच इस पद में इंटरेस्ट रखता है और एक ग्रेट मेयर भी बन सकता है, लेकिन साथ ही सजेस्ट करता है कि हीराकावा पैरासाइट्स के लिए सेफ जोन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा होगा। अचानक शिन को सब कुछ क्लियर हो जाता है। शिन काना के बारे में सोचता है और याद आता है कि काना ने पहले बताया था कि उसे उसके पीछे खड़े 3-4 लोगों से भी वैसी ही एनर्जी फील हो रही है। वो और भी वरीड हो जाता है। अगले दिन शिन हीराकावा के हाइडआउट की जासूसी करता है ताकि देख सके कितने पैरासाइट्स छिपे हैं। वहां उसकी मुलाकात काना से हो जाती है। वो उससे बात करता है और पूछता है कि क्या उसे भी अननोन लोगों के साथ वही वियर्ड फीलिंग होती है जैसी उसे होती है। काना कहती है कि कभी कभी ऐसा होता है और जब शिन उसे इससे दूर रहने के लिए कहता है तो वो मना कर देती है और रीजन जानने की जिद करती है, पूछते हुए कि क्या ये पैरासाइट से रिलेटेड है। तभी मित्सुओ आता है और कहता है कि वो काना से बात करना चाहता है। शिन एक साइड हटता है और काना से कहता है कि बाद में सीरियस कॉन्वर्सेशन करेंगे और वो उसे मैसेज करेगा। काना फिर बताती है कि वो हमेशा उसे अपने आसपास फील कर सकती है और ये सुन मित्सुओ जेलस हो जाता है। वो सोचने लगता है कि क्या काना अब सिर्फ स्ट्रीट्स पर रोम करने के लिए बनी है। बाद में मिगी शिन से पूछता है कि क्या वो काना को सच बताने के बारे में सीरियस है और शिन हाँ में नॉड करता है। मिगी तुरंत वार्न करता है कि अगर वो थ्रेट बन जाती है तो उसे मारना पड़ेगा क्योंकि अपनी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी बीच काना शिन के बारे में सोचती रहती है और अचानक उसे प्रेजेंस फील होती है। वो देर रात बाहर निकल जाती है लेकिन उसकी एनकाउंटर एक स्कैरी महिला से होती है और वो डर जाती है। वो भागती है लेकिन तभी शिन का मैसेज आता है कि कल मिलने के लिए रेडी रहे। वे अगले दिन एक डेजर्टेड बिल्डिंग में मिलते हैं और शिन एंश्योर करता है कि मिगी अस्लीप है। फिर वो काना को पैरासाइट्स और मिगी के बारे में सब कुछ बताता है, उम्मीद करते हुए कि वो समझ जाएगी। हालांकि काना उस पर विश्वास नहीं करती और कहती है कि वो झूठ बोल रहा होगा क्योंकि अब जब उसकी गर्लफ्रेंड है तो वो उससे मिलना नहीं चाहेगा। शिन कहता है कि वो इस तरह झूठ नहीं बोलेगा सिर्फ उसे अवॉइड करने के लिए। काना भड़क जाती है और जिद करती है कि उसकी पावर स्पेशल है और वो उसे दूसरों से अलग पहचान सकती है। हालांकि वो झूठ बोल रही होती है लेकिन शिन उस पर ट्रस्ट कर लेता है। काना जाने का डिसाइड करती है लेकिन कहती है कि वो होप करती है कि एक दिन देख पाएगी कि उसकी पावर क्या कर सकती है। अगले दिन शिन मुरानो के साथ घर जा रहा होता है और काना सीक्रेटली उनका पीछा करती है। ये सोचकर कि शिन उसे क्यों नहीं देख रहा जबकि वे दोनों स्पिरिचुअल पार्टनर्स हैं, काना अनकॉन्शियसली पैरासाइट जैसी सिग्नल छोड़ देती है जिसे मिगी तुरंत डिटेक्ट करता है। तभी मित्सुओ फिर से अपीयर होता है और काना को उसकी ट्रांस से बाहर निकालता है। कहता है कि शिन के बारे में सोचना छोड़ दे क्योंकि वो पहले से किसी और के साथ है और वो उसके योग्य भी नहीं है। काना गुस्से में आ जाती है और शिन से पूछती है कि क्या वो उसके लिए सही है। वो उसे अगली और फूलिश लूजर कह देती है जिससे मित्सुओ को बहुत ठेस पहुंचती है। काना को तुरंत एहसास होता है कि उसने हद पार कर दी है और माफ़ी मांगने की कोशिश करती है लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है और वो पीछे मुड़े बिना चला जाता है। अगले दिन मिगी शिन को बताता है कि काना अब दूसरे पैरासाइट्स की तरह सिग्नल एमिट कर सकती है और शिन घबरा जाता है क्योंकि इससे वो डेंजर में पड़ सकती है। मिगी कहता है कि सिग्नल केवल लिमिटेड डिस्टेंस तक काम करता है और इसके लिए इंटेंस फोकस की ज़रूरत होती है, इसलिए वो सुरक्षित रहेगी। लेकिन फिर शिन बताता है कि उसने मिगी के सोते समय काना को सब कुछ बता दिया था। वो वादा करता है कि काना उन्हें धोखा नहीं देगी और फिर मिगी से अपना ट्रू फॉर्म दिखाने के लिए कहता है। मिगी मान जाता है जिससे शिन थोड़ा शॉक्ड होता है क्योंकि ये उसके स्वभाव के बिल्कुल ऑपोजिट है। अगले दिन शिन काना से मिलने का डिसाइड करता है लेकिन जैसे ही वो स्टेशन पहुंचता है मिगी को अचानक 2 पैरासाइट्स आसपास दिखाई देते हैं। शिन तुरंत मीटिंग पॉइंट बदल देता है और फ़ोन पर बात करने का एक्सक्यूज़ बनाता है ताकि सस्पिशियस ना लगे। परजीवियों के चले जाने के बाद वो काना को कॉल करता है लेकिन काना अपना फ़ोन घर पर ही भुलाई होती है। अपनी पावर साबित करने और शिन को अट्रैक्ट करने के लिए डिटरमिन्ड काना सिग्नल का पीछा करते हुए खुद ही उसे ढूंढने का डिसाइड करती है। उसी समय मिगी को एक डिजर्टेड बिल्डिंग से पैरासाइट का सिग्नल मिलता है और शिन को रियलाइज़ होता है कि काना शायद वहीं जा रही है, इसलिए वो तुरंत वहाँ पहुँच जाता है। संयोग से काना पहले ही उस जगह पहुंच चुकी होती है और किसी के प्रेजेंस को फील करती है जिसे वो शिन समझती है। लेकिन अचानक एक पैरासाइट निकलता है जो किसी इंसान का ब्लड चूस रहा होता है। काना घबरा जाती है और भागने की कोशिश करती है लेकिन पैरासाइट उसे देख लेता है और अटैक कर उसकी आर्म को घायल कर देता है। अब काना अब भी बिलीव करती है कि शिन उसके सपनों की तरह उसे बचाने आएगा और शिन आता भी है लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। जैसे ही वो उसे देखती है उसे दिल में नाइफ सा लगता है और वो ज़मीन पर गिरती है। शिन इतना रेज में भर जाता है कि वो चुप हो जाता है।
वो मिगी को इंस्ट्रक्ट करता है कि रेस्क्यू हैंडल करे और फिर पैरासाइट पर जंप करता है, उसे वॉल तोड़कर फेंकता है और उसका हार्ट निकालकर उसे मार डालता है। फिर वो दौड़कर काना के पास पहुंचता है और उसे अपने आर्म्स में उठाता है, लेकिन तब तक काना का बहुत खून बह चुका होता है और वो सर्वाइव नहीं कर पाती। काना मुस्कुराती है और कहती है कि उसे पता था कि वो आएगा और ये सब सररियल लगता है, जैसे उसका सपना हो। वो चेहरे पर स्माइल लिए मर जाती है, जबकि शिन के बाल जो उसने अपनी उंगली पर लपेट रखे थे धीरे धीरे टूट जाते हैं। शिन काना की डेथ से डिवास्टेटेड है, लेकिन फिर भी रो नहीं पाता। कुछ दिनों बाद वो काना के फ्यूनरल में शामिल होता है और पूरे समय काम रहता है। पुलिस भी वहां मौजूद होती है और शिन को हाथ हिलाकर ग्रीट करती है, क्योंकि उन्होंने पहले ही उससे पूछताछ कर ली थी। काना का बॉडी उसी ने पाया था। वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलता और पुलिस समझ जाती है कि वो उन्हें क्यों डिसलाइक करता है। हालांकि उन्हें डाउट होता है कि काना की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल पैरासाइट को किसने मारा होगा। इसी बीच शिन घर लौटता है और खुद को काना की डेथ के लिए ब्लेम करता है, लेकिन मिगी समझाता है कि उसकी डेथ अनअवॉइडेबल थी। तभी मित्सो वहां आता है, जो बहुत सैड और शैटर्ड लग रहा होता है। वो शिन से पूछता है कि उसने काना की प्रोटेक्शन क्यों नहीं की और डेथ के बाद भी वो इतना काम क्यों है। जवाब का इंतजार किए बिना मित्सो उसे एक पंच मारता है और शिन गिर जाता है। मित्सो उसे उठाकर बीट करता रहता है और चिल्लाता है कि काना की डेथ के लिए शिन ही रिस्पॉन्सिबल है। वो पूछता है कि शिन क्यों नहीं रो रहा और चिल्लाते हुए पूछता है कि क्या वो अब भी इंसान है। तभी शिन को रेज आता है और मित्सो को जोरदार पंच मारता है। वो चिल्लाता है कि उसे नहीं पता कि वो इंसान है या नहीं, और फिर पूछता है कि इंसान इतने वीक क्यों होते हैं। इससे पहले कि सिचुएशन और एस्केलेट हो, शिन खुद को मित्सुओ को दोबारा मारने से रोक लेता है और वहां से चला जाता है। चलते चलते वो सोचता रहता है कि वो रो क्यों नहीं पा रहा है और शायद मिगी ने सीक्रेटली उसके दिमाग पर कंट्रोल कर लिया है। वो एक पार्क में जाता है और पेड़ पर अपना सिर पटकने लगता है, लेकिन मिगी उसे रोक देता है। शिन देखता है कि उसका ब्लड अब भी लाल है, लेकिन अब उसे यकीन नहीं होता कि क्या ये प्रूफ है कि वो अब भी इंसान है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है, लेकिन अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि शिन आखिर आगे क्या करने वाला है। सच कहूँ तो शिन की मॉम की डेथ और उसके बाद काना की डेथ ने दिल को छू लिया। बहुत ही इमोशनल मोमेंट्स थे। अगर आप भी ये फील कर पाए हो तो अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर शेयर करो। लेकिन काना थी तो स्टूपिड गर्ल ही, कितनी बार मना किया था सुना ही नहीं, और लव स्टोरी सपने में जी रही थी। तुम लोगों को डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, नेक्स्ट पार्ट मिस ना हो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो।